हेलो माय डियर व्यूअर्स, आई कैन सी योर फेसेस। आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया हो गई है और टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज जब प्रिपरेशन बढ़िया है तो अपने ऊपर हमें कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल क्विक रिवीजन, फटाफट रिवीजन करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे आप लोग करते हो ना, एग्जाम देने से पहले पूरी बुक रिवाइज करते हो, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग रिवाइज करते हैं सो दैट हमारे माइंड में एकदम से फिट बैठ जाए। वही काम हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेरे मेरे साथ क्विक रिवीजन, फटाफट रिवीजन बिफोर योर एग्जाम। एग्जाम देने से पहले ये वीडियो जरूर देख करके जाना। बहुत बेनिफिशियल, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। और जैसे कि आपको पता ही है कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स और ग्रीन स्किल्स वाली यूनिट है वो आप लोगों के सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए थी, बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं थी। तो इन दो यूनिट्स को हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, बिकॉज आई नो टाइम इज वेरी प्रीशियस, फिर चाहे वो आपका हो या फिर हमारा हो। और इस वीडियो की स्पीड थोड़ी सी फास्ट होने वाली है। आई डोंट नो 1.5x 2x क्या स्पीड होने वाली है, बट ये चीज गारंटी है कि टॉपिक सारे एकदम से समझ में जरूर आ जाएंगे, सारे के सारे कंसेप्ट आपके माइंड में रिवाइज जरूर हो जाएंगे। तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर इस वीडियो को लाइक जरूर करना, बिकॉज बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। और अपने ये जो चैनल है आप लोगों का, अपने जूनियर्स को, फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स जो आपके छोटे भाई बहन, उन सभी को शेयर जरूर कीजिएगा। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। So now let's begin this fatafat quick revision with part A, that is employability skills, of unit 2, that is self management skills. अब देखो, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये हम सब इसमें नहीं डिस्कस करेंगे, बिकॉज बहुत बेसिक चीज है। जो इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बट स्टिल अगर आपको किसी भी टॉपिक में अभी भी डाउट है या फिर आपको लगता है एक बार डिटेल रिविजन चाहिए उस टॉपिक की, प्लीज रेफर द कंसेप्चुअल वीडियो ऑफ दैट पार्टिकुलर चैप्टर एज वेल। अब देखो, स्ट्रेस क्या होता है, इसमें से आपका क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा इस यूनिट में से। और स्ट्रेस हमारे दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस इज ऑल्सो नॉन एज यू स्ट्रेस, ये एग्जाम में आ जाता है, EUSTRESS, यू स्ट्रेस। और नेगेटिव स्ट्रेस इज ऑल्सो नॉन एज डी स्ट्रेस। ठीक है, पॉजिटिव स्ट्रेस का मतलब क्या है कि अगर हम किसी चीज को अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा हैवी ना होने दें। ठीक है, एग्जाम का प्रेशर है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस की हाँ भी मुझे पढ़ना है तभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अगर आपका मीन्स जो गोल है वो पॉजिटिवली अचीव हो रहा है तो दैट मीन्स वो पॉजिटिव स्ट्रेस है। नेगेटिव स्ट्रेस, अगर आप उस स्ट्रेस को जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर हावी होने लग देते हो तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्थ को भी नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर करेगा। ठीक है, ये आपका जो है फिलअप के फॉर्म में भी आ सकता है। डैश रेफर्स टू अ फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन और टेंशन दैट मे बी कॉज्ड बाय एडवर्स सिचुएशन और प्रॉब्लम्स इन वंस लाइफ। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, स्ट्रेस। और स्ट्रेस कॉजल एजेंट्स, ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। ये भी आ जाता है नेम एनी 2 या फिर नेम एनी 4 स्ट्रेस कॉजल एजेंट्स। तो हम क्या लिखेंगे, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस और फाइनेंशियल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस जो हमारे दिमाग पर इफेक्ट करता है, फिजिकल स्ट्रेस जो हमारे फिजिकल मीन्स हमारी एक्टिविटी पर, फिजिकल लाइक आपकी कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, लाइक एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे मे सीक मोर इंडिपेंडेंस, तो मे बिकम क्रिटिकली कॉन्शियस ऑफ देयर लुक्स। ठीक है, कोई ज्यादा फैटी हो गया तो वो स्ट्रेस हो गया, किसी की शॉर्ट हाइट है उसको लेकर के स्ट्रेस हो गया। सोशल स्ट्रेस, जो आप लोगों के पीयर ग्रुप्स होते हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव्स, उनको लेकर के जो स्ट्रेस होता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस रिलेटेड टू पैसा। ठीक है, अब हमारा आ जाता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये भी आपका फिलअप के फॉर्म में जरूर आ सकता है। डैश रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड कैपेबल ऑफ बेटर विथ स्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो स्ट्रेस को मैनेज करना ही कि हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। और ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे। ऑलवेज कीप इन माइंड द ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसकी फुल फॉर्म क्या है, आप सिर्फ ये ध्यान रख सकते हो ABC में। A मीन्स एडवर्सिटी, B मीन्स बिलीफ और C मीन्स कॉन्सिक्वेंसेस। और हमारे पास आ जाता है कि स्ट्रेस को मैनेज करना हो तो मैनेज अगर हम कर लेते हैं तो किस तरीके से हेल्प करता है, हम अपनी लाइफ जॉयफुली जी सकते हैं, खुशी खुशी जी सकते हैं, सारे के सारे काम टाइम पर हो जाएंगे और स्ट्रेस फ्री रहेंगे, क्वालिटी टाइम हम अपना फैमिली और फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर सकेंगे। ये हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स है कि अगर मुझे स्ट्रेस को मैनेज करना हो तो कौन कौन सी टेक्निक्स रहती हैं। आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो,
फैमिली फ्रेंड्स के साथ वेकेशन पर जा सकते हो, पिकनिक पर जा सकते हो, डेली नेचर वॉक, मॉर्निंग वॉक कर सकते हो, हेल्दी डाइट लेना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, ये सारी आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। और इसमें आप ये देख सकते हो फिलअप की फॉर्म में जो आ जाता है, डैश इज अ स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी दैट रिड्यूसेस स्ट्रेस, तो हम क्या लिखेंगे, योगा। या फिर आ सकता है, डैश इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ पोस्चर्स और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस टू अचीव कंट्रोल ऑफ बॉडी एंड माइंड, तो हम क्या लिखेंगे, योगा। या फिर मेडिटेशन में आ सकता है, इट इज अ प्रैक्टिस, या फिर डैश इज अ प्रैक्टिस वेयर एन इंडिविजुअल इज सपोज टू फोकस हिज और माइंड पर हम फोकस रहता है ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो इसमें हम क्या लिखेंगे आंसर में, मेडिटेशन। और वेकेशंस पर जाना, वॉक पर जाना, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं। और उसके बाद हमारा आता है सेल्फ रिलायंस, मीन्स एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली मीन्स कि बिना किसी की हेल्प लिए हम अपना काम इंडिपेंडेंटली करते हैं। उससे क्या होता है, हम अपने आप को बहुत अच्छे से जान सकते हैं, अपनी वीकनेस के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, अपने बारे में हमें काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। तो अगर एनहांसिंग एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, अगर मैं अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रही हूँ तो 3 चीज़ें मुझे अपने बारे में पता लगेंगी, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन। अब देखो सेल्फ अवेयरनेस, ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है, ये आपका एज अ फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, या फिर आप एज अ डेफिनेशन इसको लिख सकते हो। हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ योर ओन सेल्फ कैपेबिलिटीज, फीलिंग्स एंड वंस ऑन कैरेक्टर, मीन्स हमें अपने बारे में नॉलेज है, अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में, क्या फीलिंग्स है, मेरा क्या कैरेक्टर है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ अवेयरनेस। इसमें हम अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में भी जान सकते हैं। और इसमें हम बेसिकली करते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस में जब मुझे मेरी स्ट्रेंथ पता लग गई, वीकनेस पता लग गई, तो अपने वीकनेसेस पर हम वर्क करते हैं सो दैट आई कैन कन्वर्ट माय वीकनेस इनटू द स्ट्रेंथ। सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, जब अंदर से मेरे पास मोटिवेशन है किसी भी चीज को, किसी भी काम को करने का। तो सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स हैव एन इनर अर्ज टू डू समथिंग, अंदर से आवाज आती है कि हाँ ये काम मुझे करना है, ठीक है। तो डैश इंडिविजुअल्स हैव एन इनर अर्ज टू डू समथिंग, या फिर अचीव देयर गोल्स विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स। और अब मेरे पास जो 2 टाइप के मोटिवेशंस होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मोटिवेशन जो आपके अंदर से आता है, ठीक है, जो मुझे खुश रखता है, हैप्पी रखता है, हेल्दी रखता है, जिसको करके मैं खुश रहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, आप लोगों ने किसी भी एक्टिविटी में पार्ट लिया, वो इंटरनल मोटिवेशन है, ठीक है, लव। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या, आप पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, कि भाई आप लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा एट द एंड ऑफ योर बोर्ड एग्जाम, आपको एक स्कूल की ट्रॉफी मिल जाएगी कि आपने फर्स्ट आए आप लोग क्लास में, ठीक है, या फिर आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप कर लिया। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन है कि आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। अगर आप रिवॉर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो दैट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। और इंटरनल मोटिवेशन, अगर आप अपने लिए अंदर से फीलिंग आ रही है, चाहे कुछ मिले ना मिले, बस एक अच्छा फील होता है अंदर से वो काम करके, तो आपका कौन सा मोटिवेशन होगा, इंटरनल मोटिवेशन। सेल्फ रेगुलेशन क्या कहते हैं, अगर आ जाए एग्जाम में कि डैश गाइड्स इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स एज इट हेल्प्स देम कंसीडर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस रादर देन जस्ट ट्रांजिएंट फीलिंग्स। या फिर आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल और वैल्यू ड्रिवन बिहेवियर। ये आपका किस में होता है, सेल्फ रेगुलेशन में। इट inculcates discipline that helps in consistent efforts to move towards the goal। ये आपका fill in the blanks MCQs में भी आ सकता है। हाँ, इसमें हमारा गोल सेटिंग का पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट है। इसमें हम अपना स्मार्ट गोल सेट करते हैं सेल्फ रेगुलेशन में। इसकी फुल फॉर्म में से कोई भी एक आ जाता है, काफी बार एग्जाम में आया भी हुआ है कि स्मार्ट गोल को फॉलो करना है। ए का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है, इस तरीके से। तो इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी, एस मीन्स स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, ए अचीवेबल, आर रियलिस्टिक और टी मीन्स टाइम बाउंड। ये सबकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर आपको चाहिए तो आप डिटेल कोई भी आपके जो इसी चैप्टर की जो डिटेल वीडियो उसमें आप चेक कर सकते हो। आपको बिल्कुल अच्छे से सारे कंसेप्ट उसमें भी क्लियर हो जाएंगे। इसमें हम सिर्फ फटाफट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो हमारा जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं अपना थर्ड यूनिट पर, दैट इज बेसिक आईसीटी स्किल्स। Now let's start this unit 3, that is basic ICT skills। ICT के फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें भी आपकी डेफिनेशन आ सकती है लाइक डैश रेफर्स टू ऑल द मेथड्स, टूल्स, concepts related to storing, recording and sending digital information।
तो हम क्या लिखेंगे वहां पर, आईसीटी। आईसीटी का मतलब क्या, जो भी आप काम स्टोर कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हो, कोई डिजिटल फॉर्म यूज करते हो, तो आपका क्या होता है, आईसीटी। लाइक आप टैबलेट्स यूज कर रहे हो, स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, कोई भी टेक टूल यूज कर रहे हो, तो दैट मीन्स वी आर फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ आईसीटी। आईसीटी में हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, बेसिक जो हार्डवेयर क्या होता है, कोई भी फिजिकल कंपोनेंट जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, लाइक योर कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो हार्डवेयर है वो वर्क करता है। लाइक एग्जाम्पल आपका सॉफ्टवेयर का हो गया एमएस ऑफिस, ओपन ऑफिस, कोई भी गेमिंग सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, ये सारे आपके सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं बेसिक फंक्शंस परफॉर्म व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट। तो देखो, जैसे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपका क्या रन होता है, एक सेल्फ टेस्ट होता है। इसको हम रीड आउट करते हैं, अ कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रन्स अ बेसिक प्रोग्राम कॉल्ड बायोस। बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसे हम पावर बटन प्रेस करते हैं, सबसे पहले आपका क्या यूज होता है, क्या एग्जीक्यूट होता है, क्या रन होता है, बायोस। बायोस आपका एक सेल्फ टेस्ट करता है। सेल्फ टेस्ट मीन्स अपने आप एक टेस्ट कर लेते हैं। अगर वो सेल्फ टेस्ट ये बताता है कि सिस्टम फाइन है, ठीक है, तो बायोस क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करेगा। और जब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में लोड हो रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बूटिंग। BOOTING, बूटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस, मीन्स एक तरीके से मीडिएटर का काम करता है, इंटरफेस का काम करता है बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये हमारे काफी सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। और फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आ जाए तो आप लिख सकते हो, ये हमारे लाइक कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है, सारे के सारे डिवाइसेस को मैनेज करता है कि मेरे जो डिवाइसेस हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। सारी जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, फाइल्स और फोल्डर्स, उनको मैनेज करता है। इट कीप्स ट्रैक ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस यूज, कितना डिस्क स्पेस हमने यूज किया है वो सब बताता है। आप कोई भी फाइल को कॉपी कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, उन सबको जो मैनेज करना है वो सारा काम भी हमारा कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा ये डोस ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा CUI पर बेस्ड है, दैट इज कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ये पहले यूज होता था, इसमें हम सारे कमांड्स लिखते थे, कोई भी टास्क मुझे परफॉर्म करना होता था। तो अब हमारे पास है विंडोज, दैट इज दिस इज बेस्ड ऑन द GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये हमारा है लाइनेक्स। कुछ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे पास, लाइक एंड्रॉयड, सिम्बियन, विंडोज फोन, iOS, ठीक है। इंटरैक्टिव मीन्स GUI बेस्ड, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ये अगर आप फोल्डर पर राइट क्लिक करें डिलीट, तो डिलीट दिख रहा है तो फोल्डर या फाइल डिलीट ही होगा, ठीक है। और मेरे पास है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, मीन्स एक टाइम पर एक यूजर एक ही काम कर सकेगा। सिंगल यूजर मल्टीटास्क, एक टाइम पर एक यूजर एक से ज्यादा काम कर सकेगा। मल्टी यूजर, एक टाइम पर एक से ज्यादा यूजर्स काम कर सकते हैं। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफी क्विक होता है, जैसे मुझे इनपुट मिला फटाफट से मुझे उसमें अपना रिस्पॉन्स देना होता है। नेक्स्ट आता है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स काफी सारा फैला हुआ, तो ये सारा मेरा एक तरीके से जो सारे नेटवर्क्स कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से, वहां पर मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप लोग जानते ही हो, डेस्कटॉप क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद वॉलपेपर क्या होता है, आइकॉन्स क्या होते हैं, जो स्मॉल पिक्चर्स आती है डेस्कटॉप पर, दीज आर नॉन एज योर आइकॉन्स। टास्क बार, बिल्कुल ये जो बॉटम पर है, दिस इज योर टास्क बार। टास्क बार यहाँ बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पर, दिस इज योर स्टार्ट बटन। और ये सारे कंपोनेंट्स आपको एक ही पिक्चर में गिवन है। नेक्स्ट मेरे पास आता है फाइल और फोल्डर क्या होते हैं, ठीक है। फाइल आप कुछ भी स्टोर करो, कोई भी काम करो, हम उसको सेव करेंगे तो हम किस में सेव करते हैं, फाइल्स में। अगर मुझे काफी सारी फाइल्स को ग्रुप बना करके किसी एक जगह पर स्टोर करना है तो हम किस में स्टोर करेंगे, फोल्डर में। एक फाइल के अंदर फोल्डर नहीं हो सकता, बट फोल्डर के अंदर फाइल्स भी स्टोर करा सकते हो और एक और फोल्डर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये हमारा एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है कि सपोज मेरे पास D ड्राइव है, इसके अंदर मैं फाइल या फोल्डर दोनों स्टोर करा सकती हूँ। अब सपोज फोल्डर 1 है, इसके अंदर मैं फाइल भी स्टोर करा सकती हूँ, फोल्डर भी स्टोर करा सकती हूँ, ठीक है। फाइल के अंदर आप फाइल 1 है, इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाते टाइम फाइल के अंदर फोल्डर नहीं लिखूंगी, ठीक है। ये सब बिल्कुल बेसिक चीज है। न्यू फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल को रीनेम करना हो तो उसकी जो शॉर्टकट की है दैट इज F2। और डिलीट कैसे करते हैं कोई भी फाइल या फोल्डर को, और उसके बाद है कॉपी करने के लिए जो शॉर्टकट की रहती है, कट कॉपी पेस्ट की। कट की होती है Ctrl+X,
कॉपी कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट कंट्रोल प्लस वी। हाँ, इसको याद कैसे रखोगे? कट किसे करते हैं? सीजर से। सीजर इस फॉर्म में होती है एक्स के फॉर्म में कट करने के लिए, तो कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की रहेगी मेरे पास कट के लिए, कॉपी कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट आप लोग किसे करते हो? फेविकोल, फेविक्विक। ठीक है, वी आ रहा है तो आप याद कर सकते हो कंट्रोल प्लस वी जो है शॉर्टकट की रहेगी पेस्ट के लिए। ये सारे उसी के स्टेप्स दे रखे हैं आपको। और परमानेंटली कोई भी चीज डिलीट करनी हो तो हमारे पास जो शॉर्टकट की है दैट इज शिफ्ट प्लस डिलीट, तो वो चीज आपके रिसाइकल बिन में भी नहीं आएगी। अगर आपको टेम्परेरी फाइल या फोल्डर डिलीट करने हो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले रन विंडो ओपन करोगे, विंडोज की और आर प्रेस करोगे, रन विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें हम लिखेंगे परसेंटेज टेम्प परसेंटेज, तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स, आपके पास एक विंडो ओपन होगी, उसमें सारी की सारी आपकी टेम्परेरी फाइल्स और फोल्डर्स होंगे। कंट्रोल ए प्रेस कर दो, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर डिलीट की प्रेस कर दो, सारे के सारे जो आपके टेम्परेरी फाइल्स और फोल्डर्स है वो डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद आता है कि अप्लाई बेसिक स्किल्स फॉर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। अब देखो हमारे को कंप्यूटर जो हमारा सिस्टम है लैपटॉप, इसकी बहुत अच्छे से केयर भी करनी है और इसको मेंटेन भी करके रखना है। वो हम क्यों करते हैं? सो दैट ये अच्छे से हमारा जो सिस्टम है वो एफिशिएंटली वर्क कर सके लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक। और इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? कीप द कंप्यूटर डस्ट फ्री हो, डोंट ईट और ड्रिंक वाइल वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आसपास हमें खाना पीना नहीं चाहिए, कीबोर्ड को हमें क्लीन रखना चाहिए, प्लस हमारे जो कीबोर्ड हम यूज करें हमारे हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए। सीडीज और डीवीडीज शुड बी हैंडल केयरफुली, उसमें स्क्रैच ना पड़े इस तरीके से उसको रखो। कीप कीबोर्ड कवर्ड व्हेन नॉट इन यूज, कीबोर्ड को अपना कवर करके रखो जब हमारा उस पर यूज ना हो, काम ना कर रहे हो। ठीक है। और क्लीनिंग द कंप्यूटर कंपोनेंट्स, अब कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को क्लीन करना भी बहुत जरूरी है ताकि उसमें मिट्टी ना घुसे, बिल्कुल एकदम क्लीन रहे, डस्ट फ्री रहे। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? लाइक सपोज काफी सारे मेरे पास लेंस क्लीनर भी आते हैं, किसी भी कॉटन क्लॉथ पर उसको स्प्रे करो, फिर स्क्रीन पर हम लोग साफ उसको कर सकते हैं। जनरल प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल क्लीनिंग द कंप्यूटर कंपोनेंट्स, और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम के लैपटॉप को क्लीन करो? मेक श्योर पावर ऑफ कर दो। ठीक है, नेवर स्प्रे क्लीनिंग फ्लूइड डायरेक्टली ऑन द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। मीन सपोज ये कीबोर्ड है, डायरेक्टली स्प्रे मुझे इस कीबोर्ड पर नहीं करना है, किसी भी आप कॉटन क्लॉथ पर कर सकते हो या उसके बाद हम उसको क्लीन कर सकते हैं। और डू नॉट अलाउ द क्लीनिंग लिक्विड टू ड्रिप नियर द सर्किट बोर्ड। प्रिपेयरिंग मेंटेनेंस शेड्यूल, अब देखो मेंटेनेंस की मुझे जो अपना कंप्यूटर टाइम टू टाइम मेंटेन भी रखना है, उसके लिए मुझे क्या क्या करना है? कीप द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर क्लीन, कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो एकदम क्लीन रहे। रिप्लेस हार्डवेयर दैट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, ऐसा ना हो कि ये माउस अच्छे से चल नहीं रहा है, मैं ऐसे से काम चला रही हूँ, नहीं, उसको आप रिप्लेस कर दो। कीप फूड आइटम्स अवे फ्रॉम द कंप्यूटर्स, जो आपकी केबल्स हैं, अगर आपके पास लाइक पीसी है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, उसमें काफी सारी वायर्स मिसअप हो जाती है, कीबोर्ड की, माउस की, मॉनिटर की, सीपीयू की, यूपीएस की, तो मेक श्योर कि वो सारा मिसअप ना हो। रिमूविंग अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर फ्रॉम द कंप्यूटर, जो आपके अनऑथराइज सॉफ्टवेयर है, कोई आपने कोई क्रैक्ड वर्जन डाउनलोड कर रखा है, वो सारे के सारे हटा दो। अपना रेगुलरली बैकअप लेना चाहिए डेटा का। एंटीवायरस मुझे टाइम टू टाइम रन करना चाहिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखना चाहिए। बैटरीज ओवरचार्ज नहीं करनी चाहिए, जैसे 100% हुई उसको निकाल दिया चार्जर को, बिल्कुल स्विच ऑफ कर दिया। ऑलवेज शट डाउन द कंप्यूटर प्रॉपरली, और शट डाउन करने की जो शॉर्टकट की है दैट इज ऑल्ट प्लस F4। और डू नॉट ब्लॉक द वेंट्स, वेंट्स मीन्स लाइक होता है कि जो ओपन विंडो होती है, जो कमरे रूम में हवा आती रहती है, उसको हमें क्लोज नहीं करना चाहिए। प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस, वायरस की भी फुल फॉर्म है मेरे पास, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। आई होप बोर नहीं हो रहे होगे, राइट। और ये हमारे कुछ साइंस है, हमें कैसे पता लगेगा कि कंप्यूटर में वायरस आ चुके हैं? कंप्यूटर हमारा बहुत धीरे काम करेगा, चलते चलते एकदम से बंद हो जाता है, कई बार स्क्रीन मेरी लाइक फ्लिकर होने लगती है, चलते चलते अपने आप बंद हो जाता है, फिर अपने आप स्टार्ट हो जाता है, कोई अनवांटेड मैसेजेस या फिर मेरे पास इस तरीके से एरर मैसेज आने लगते हैं, नंबर ऑफ फाइल्स मेरे पास एकदम से इंक्रीज हो जाती हैं, फाइल का साइज एकदम से बढ़ जाता है। तो दैट मीन्स ये कुछ साइंस है जिससे मैं पता लगा सकती हूँ कि मेरे सिस्टम में कंप्यूटर वायरस है। The following point should be kept in mind to prevent virus infection. अब वायरस को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो भी आप इंटरनेट से कोई भी फाइल को डाउनलोड करो, पहले उसको स्कैन करो फिर ओपन करो। अगर आप कोई पेन ड्राइव लगाते हो तो पहले उसको स्कैन करो फिर उसको ओपन करो। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखो।
जिस पर्सन को आप नहीं जानते उसकी ईमेल फाइल्स में जो अटैचमेंट्स उसको नहीं ओपन करना चाहिए। डू नॉट अलाउ एनी अनट्रस्टवर्दी पर्सन टू यूज योर सिस्टम, जिसको आप नहीं जानते डोंट अलाउ देम टू यूज योर सिस्टम। और कोई भी आप इन्फेक्टेड पेन ड्राइव अपने सिस्टम में ना लगाएं। नेवर क्लिक ऑन द विंडोज दैट पॉप अप व्हेन यू आर सर्फिंग द इंटरनेट, जब भी हम इंटरनेट पर विजिट कर रहे हो कुछ अनवांटेड एड्स आ जाती हैं या कुछ भी पॉपअप्स आ जाते हैं, उसको हमें क्लिक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है टॉपिक मेरे पास फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है कि आपके कंप्लीट नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फायरवॉल। इट कैन बी योर हार्डवेयर और इट कैन बी योर सॉफ्टवेयर। कुकीज क्या होते हैं, जब भी आप अपना इंटरनेट पर कुछ भी विजिट करते हो तो कुछ डेटा आपका एक स्मॉल फाइल की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कुकीज। कुकीज आर स्मॉल फाइल्स which are stored on a user's computer when you visit a website on the internet। तो ऐसा होता है ना कि लाइक आपने सपोज अमेजन पर सर्च किया कि आपको लैपटॉप परचेज करना है, तो आप यूट्यूब देख रहे हो, आपको लैपटॉप की एड दिख रही है, गूगल पर कुछ सर्च करो लैपटॉप की एड्स दिख रहे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपका वो जो डेटा आपकी वो हिस्ट्री है वो कहाँ पर स्टोर हो गई है, आप ही के सिस्टम में एक फाइल में स्टोर हो गई है कुकीज में। तो हमें टाइम टू टाइम कुकीज को, कैश फाइल्स को डिलीट करते रहना चाहिए। कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, हमें कंप्यूटर को सिक्योर रखना चाहिए, अपना डेटा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए सो दैट कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर हमारे डेटा को एक्सेस ना कर सके। ठीक है। थेफ्ट मीन्स, थेफ्ट का मतलब क्या होता है, चोरी। अब थेफ्ट में हमारा डेटा चोरी का मतलब मीन्स अगर हमारा कोई डेटा चोरी करा तो वो थेफ्ट नहीं है। अगर फिजिकली हमारा माउस किसी ने चुरा लिया, लाइक मेरा लैपटॉप ही किसी ने चुरा लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थेफ्ट। तो थेफ्ट मीन्स स्टीलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और हार्डवेयर। दीज मे बी ऑफ 3 टाइप्स, फिजिकल, आइडेंटिटी और सॉफ्टवेयर पायरेसी। देखो फिजिकल थेफ्ट कौन से है कि अगर कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप ही ले लिया, जो जिसकी मैंने अभी बात की थी। आइडेंटिटी, अगर किसी पर्सन ने आपकी आइडेंटिटी चुरा ली है तो ये सारे थेफ्ट का ही, बट अगर कोई फिजिकल कंपोनेंट आपका उठा लेता है तो दैट इज फिजिकल थेफ्ट। आइडेंटिटी, अगर आपकी कोई आइडेंटिटी का मिसयूज करता है, आइडेंटिटी थेफ्ट है। सॉफ्टवेयर पायरेसी मीन्स कि अगर आप कोई लाइक लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर उसका क्रैक्ड वर्जन यूज कर रहे हो, ठीक है, दिस इज द स्टीलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इंक्लूड्स यूजिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग अनलाइसेंस्ड या अनऑथराइज्ड कॉपीज आप बना करके उसको बेच रहे हो। वायरसेस हमने पढ़ लिया है क्या होता है, इससे आपका सिस्टम स्लो हो जाता है, फाइल्स को डैमेज कर देता है। काफी सारे टाइप के वायरसेस है मेरे पास। वॉर्म क्या करते हैं, जहां पर आपका ये रेप्लिकेट वर्ड आ जाए तो दैट मीन्स वॉर्म। ये वॉर्म क्या करेगा, उस फाइल की रेप्लिकेट मीन्स डुप्लीकेट कॉपीज बना करके रख देगा। और ट्रोजन होर्स का मतलब क्या है, जहां पर ये आ जाए कि इट अपीयर्स टू बी ए यूजफुल, लगता तो है कि यूजफुल है, आपके सिस्टम को हार्म नहीं करेगा, बट एक्चुअल में ये वायरस काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं। ऑनलाइन प्रेडेटर मीन्स हु ट्रैप यू इनटू द इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप। ठीक है, लाइक आप दे मे बी ओल्डर पीपल पॉजिंग टू बी योर एज, बुलिंग यू इनटू डूइंग इलीगल एक्टिविटीज ऑनलाइन एंड समटाइम्स फेस टू फेस। इंटरनेट स्कैम्स हो गया, लाइक आप लोगों के पास कोई लॉटरी का मेल आ गया कि यू हैव वॉन द लॉटरी ऑफ सो मच, लाइक 1 करोड़, ठीक है, और आपने उसको क्लिक करा, सारी डिटेल्स दे दी, तो उससे भी आपके सिस्टम में वायरस आ सकता है, प्लस बैंक अकाउंट भी खाली हो सकते हैं। प्रोटेक्टिंग योर डेटा, अपना डेटा को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, पासवर्ड्स लगाएंगे। पासवर्ड मेक श्योर हमेशा स्ट्रॉन्ग हो। इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर केस लेटर्स, अपर केस लेटर्स, अल्फाबेट, स्पेशल कैरेक्टर्स। एंटीवायरस इंस्टॉल करना है, फायरवॉल इंस्टॉल करनी है, तो भी हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अपने डेटा को एनक्रिप्ट भी हम कर सकते हैं किसी भी की के थ्रू। और सिक्योर साइट्स पर विजिट करना है, जब पर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो मेक श्योर वहां पर HTTPS लिखा हो, इट मीन्स कि आप सिक्योर सॉकेट लेयर को फॉलो कर रहे हैं ट्रांजैक्शन के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस यूनिट 3, दैट इज बेसिक ICT स्किल्स। अब हम आ जाते हैं यूनिट 4 पर, दैट इज एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। Now let's start with unit 4, that is entrepreneurial skills। देखो जो हमारी यूनिट 4 है दैट इज entrepreneurial skill, वो घूम फिर के ना उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है कि हमारा जो entrepreneur होता है उसको नए आइडिया को इन्वेंट करना है, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना है, सोसाइटी के बारे में सोचना है, ठीक है, ये सारे उसके मेन पॉइंट्स हैं। तो entrepreneur कौन होता है, एक पर्सन जो अपना न्यू इनोवेटिव आइडिया इन्वेंट करता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और अपना कस्टमर की भी रिक्वायरमेंट को ध्यान रखता है, ठीक है, सो दैट कस्टमर का भी बेनिफिट हो सके। ऐसा ना हो कि सिर्फ अपने बारे में सोचे कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, नहीं, एंटरप्रेन्योर का काम साथ साथ क्या है, तो जनरेट सम वैल्यू टू द कस्टमर्स ऑल्सो। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ। और एंटरप्राइज क्या होता है कि फाइनल रिजल्ट। ये 3 चीजें हैं मेरे पास।
ठीक है, अब आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप और सोसाइटी में एक तरीके से क्या रिलेशनशिप है। और एंटरप्रेन्योरशिप हमने देख लिया, एंटरप्रेन्योर देख लिया कौन होता है। अब हम देखते हैं इसके बीच में रिलेशनशिप। देखो एंटरप्रेन्योरशिप और सोसाइटी के बीच में बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप है। दोनों का एक दूसरे पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी है और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। ठीक है, ड्यू टू एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज द सोसाइटी इज एबल टू गेट गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, सोसाइटी बताती है कि हमें क्या रिक्वायरमेंट्स है हमारी, तो एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं उसको फुलफिल करने के लिए वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो हमारे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट रहते हैं सोसाइटी पर, इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, एंकरेजेस वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी की वेलफेयर है वो भी इंक्रीज होती है, और एक तरीके से इनोवेशन का लेवल भी इंक्रीज होता है, मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, अब मीन्स मैं कुछ भी नया स्टार्टअप करी तो जो सोसाइटी में एम्प्लॉयज हैं उनको भी मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही हूँ, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी बाय फुलफिलिंग देयर रिक्वायरमेंट्स। अब सोसाइटी तो मुझ पर रिक्वेस्ट कर रही है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में लाओ, तो एक तरीके से उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी फुलफिल हो रही हैं। रोल ऑफ सोसाइटी इन बूस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स सोसाइटी कैसे हेल्प करती है एंटरप्रेन्योरशिप में। मीन्स अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ तो सोसाइटी मेरी किस तरीके से हेल्प करेगी, मुझे रॉ मटेरियल ला करके देगी, फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर मुझे लाइक कुछ फाइनेंस चाहिए तो मैं बैंक से ले सकती हूँ, तो बैंक में मेरे पास क्या हो गया, सोसाइटी तो हो गई वो भी। और क्रिएट्स नीड्स एंड डिमांड्स, मैं कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में तब तक नहीं ला सकती जब तक मुझे ये पता ही ना हो कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, तो वो जो डिमांड होते हैं वो करता कौन है, सोसाइटी। क्रिएट्स द नीड फॉर एजुकेशन, इससे लोग पढ़ना चाहते हैं, सपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, नेटवर्किंग मीन्स अभी स्मॉल स्केल पर या फिर लार्ज स्केल पर सॉरी एक तरीके से वो नेटवर्क इंक्रीज हो रहा है, राइट। नेक्स्ट आता है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑन सोसाइटी, कि जो मैं काम कर रही हूँ उसकी वजह से सोसाइटी पर किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, एनवायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, आपकी एयर पोल्यूट हो रही है, लैंड पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन, ये सारी चीजें हैं। लेबर एक्सप्लॉयटेशन मीन्स कम पैसों में ज़्यादा काम कराना, या फिर जितने लाइक सपोज मैं अगर वेजेस देती हूँ डेली बेसिस पे काम करा रही हूँ तो उनसे उन कम पैसे में बहुत ज़्यादा काम कराना, लेबर एक्सप्लॉयटेशन हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से होते हैं कि आजकल काफ़ी सारा काम जो है मेरी मशीनरीज के थ्रू हो जाता है, तो अगर सारा का सारा काम मशीनरीज के थ्रू होता है तो मुझे एम्प्लॉयज या वर्कर्स कम चाहिए, तो वर्कर्स कम चाहिए तो वहाँ पर कौन सी सिचुएशन आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज है मेरे पास, लाइक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप और स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की अगर मैं हमारी जो सोशल प्रॉब्लम्स है उसको लेकर के कुछ भी सेटअप करती हूँ, लाइक चाइल्ड लेबर हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, हेल्थ एंड सैनिटेशन से रिलेटेड हो गया, कोई भी सोसाइटी का इश्यूज अगर मैं उठाती हूँ सोशल प्रॉब्लम्स का, तो आपका किससे रिलेटेड हो गया, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है कि अगर मैं फार्मिंग से रिलेटेड कुछ भी काम करूँ आपका किस में आएगा, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप में। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें क्या होता है कि आपकी 51% मीन्स 50 से ज़्यादा कि वुमेन वर्क करेंगी, विमेन के लिए हम काम करेंगे, ठीक है, सारा सारा बेसिकली रिलेटेड टू किससे होता है, विमेन से। सारा का सारा काम अगर मैं रॉ मटेरियल अरेंज कर रही हूँ वो भी विमेन से करूँगी, जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो भी विमेन होंगी। स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप, अगर मैं स्मॉल स्केल पर स्मॉल लेवल पर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ तो वो आपका क्या होगा, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट मेरे पास आता है क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो काफी सारी क्वालिटीज है एंटरप्रेन्योर की। मेरा जो एंटरप्रेन्योर है वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए और ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स कि हाँ कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा, ये सोच, ये थिंकिंग, पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, अपने डिसीजन खुद से ले सकता है, ऐसा नहीं कि कोई आके उसको कुछ भी बोल देता है वो वही डिसीजन ले लेता है, नहीं। एनर्जेटिक होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर को बहुत सारे काम करना है तो उसको एनर्जेटिक होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंट, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। प्रिजर्वेंट मीन्स सक्सेसफुल एंड एंटरप्रेन्योर नेवर क्विट देयर वेंचर इवन इफ दे फेल्स, कि अगर सपोज कोई हमने लाइक कुछ भी हमारे जो डील है, कुछ भी हमने जो प्रोजेक्ट लिया था अगर फेल हो जाता है तो उससे उसको निराश नहीं होकर के बैठना है। नेवर क्विट देयर वेंचर इवन इफ दे फेल्स, दे कीप ऑन फाइंडिंग द वेज टू सक्सीड। अब ये बिल्कुल क्रिस्प में आपको दे रखी है क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। आप ये भी लिख सकते हो 2 पॉइंट्स में आ जाए तो, कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने आप पर विश्वास रखते हैं, दे कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज इन देयर बिजनेस, पेशेंट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज होते हैं उनके माइंड में, और थिंक डिफरेंटली, आउट ऑफ द बॉक्स वो थिंक करते हैं,
दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस, किसी को ब्लेम नहीं करते अपने मिस्टेक होने पर, दे टेक डिसीजंस आफ्टर थिंकिंग अबाउट देम, सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, दे डू नॉट गिव अप व्हेन दे फेस अ डिफिकल्टी। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। काफी सारे फंक्शंस हैं, एंटरप्रेन्योर फंक्शंस, प्रमोशनल फंक्शंस, मैनेजरियल फंक्शंस और कमर्शियल फंक्शंस। ये एक बिल्कुल शॉर्ट में भी मैंने लिख रखी है, वहां से डिस्कस करते हैं फटाफट रिवीजन वाली वीडियो में। ये हमारे कुछ फंक्शंस हैं एंटरप्रेन्योर के, ठीक है। फर्स्ट है मेकिंग डिसीजंस। हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो डिसीजन लेते हैं खुद से। मैनेजिंग द बिजनेस मींस लैंड, लेबर, कैपिटल ये सब अरेंज करते हैं, सारा कुछ मैनेज करते हैं बिजनेस को। डिवाइड इनकम, जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी को, अपना जो इनकम है डिवाइड कर दे, किसी को बोनस दे दे, किसी ने बहुत अच्छा काम किया। टेकिंग रिस्क, रिस्क फैक्टर तो लेना ही होता है, ठीक है। हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स है वो कैलकुलेटिव रिस्क लेकर के चलते हैं। ऐसा नहीं है कि सोचे समझे कुछ भी डिसीजन ले लिया कि हाँ रिस्क तो होता ही है, नहीं, सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क लेकर के चलते हैं कि अगर मैं डिसीजन ले भी लेता हूँ, अगर कंपनी को लॉस हो गया तो उसको हम बियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्रिएट अ न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट, हमेशा जो है वो इनोवेटिव ही रहते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर। लेट्स सपोज अब मुझे कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है, एंटरप्राइज सेटअप करनी है। अब मार्केट में फैन काफी सारे हैं, ठीक है, सीलिंग फैन हो गया, बल्ब्स हो गए, लाइट्स हो गई। तो अगर मैं यही चीज लाना चाहती हूँ तो मैं देखूंगी मैं इसमें और क्या नया इन्वेंट कर सकती हूँ, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास रोल्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अब देखो हमारे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो जो काम करते हैं वही वही उनके रोल होंगे। मीन्स अगर इफ आई एम सेइंग कि वो इनोवेटिव होते हैं, नए नए आइडियाज इन्वेंट करते हैं, तो वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? इनोवेटर्स रोल का। एजेंट्स रोल, एजेंट का रोल परफॉर्म कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटिंग रोल मीन सब कुछ, सारे काम को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ खुद को ही देख रहे हैं, नहीं, लैंड, लेबर, कैपिटल सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उन सब डिपार्टमेंट को एक साथ लेकर के चलना है, कोऑर्डिनेट करना है सब कुछ। रिस्क अजम्पशन रोल, रिस्क लेकर के चलना है, कैलकुलेटिव रिस्क लेकर के चलते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन रोल, कैपिटल, अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, कैपिटल चाहिए, फाइनेंस चाहिए, उसको ही ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं। इमिटेटिंग रोल, इमिटेट मीन्स किसी चीज की एक तरीके से कॉपी करना। In many developing countries, entrepreneurs either imitate or adapt the innovations of the developed nations. कई बार entrepreneurs क्या करते हैं, जो हमारे ऑलरेडी डेवलप नेशंस है वहां से कोई आइडिया लिया, उसको अपनी कंट्री में, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ उसमें नया एक दो कंसेप्ट, वो एक दो क्वालिटी उसमें नई ऐड जरूर करेंगे। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोल। एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहां पर आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो रही है, तो वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोल। स्टेटस ट्रांसफॉर्मेशन, ओवरऑल इनकम इंक्रीज हो रही है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होगा, तो उनका जो स्टेटस है वो भी एक तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सब कुछ बैलेंस करके चलना है। मिथ्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप, ये नेक्स्ट टॉपिक है। मिथ मीन्स भ्रम, ठीक है, क्या क्या मिथ्स होती है, ये भी एग्जाम में आ जाता है। राइट एनी टू मिथ्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न अ सर्टेन वे, ठीक है, ये भी मैंने शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। या एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न दैट वे, कि वो तो पैदाइशी एंटरप्रेन्योर्स हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, दिस इज अ मिथ। इट इज इजी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, दिस इज ऑल्सो मिथ, ठीक है, इजी नहीं होता है कुछ भी स्टार्ट करना, ऑब्वियसली काफी सारी चीजें स्टार्टअप में लगती हैं। ऑल एंटरप्रेन्योर्स हैव ग्रेट आइडियाज, जरूरी नहीं है सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के पास ग्रेट आइडिया हो, वो कुछ भी एग्जिस्टिंग को लेकर एक नया इन्वेंट कर सकते हैं। द ओनली रिक्वायरमेंट इज गुड आइडिया, ये भी मिथ है कि सिर्फ एक मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया तो भी मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, नो, मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए। बिजनेस आइदर फ्लरिश और फेल, दिस इज ऑल्सो मिथ, बिकॉज टाइमली, देखो आप कोई भी चीज एकदम से फ्लरिश नहीं होगी, टाइम लगता है मुझे सक्सीड करने में। बिजनेस को इस ऊंचाई, यहाँ से लेकर के उस ऊंचाई तक पहुंचाने में भी काफी टाइम लगता है। एंटरप्रेन्योर्स टेक लॉट्स ऑफ रिस्क, ऐसा नहीं है, दिस इज ऑल्सो मिथ, इतना नहीं है कि लॉट्स ऑफ रिस्क लेते ही चले जाएंगे, वो कैलकुलेटिव रिस्क लेकर के चलते हैं। अ स्टार्टअप कैन नॉट बोरो फ्रॉम बैंक, दिस इज ऑल्सो मिथ। आजकल काफी सारी जो स्कीम्स बनाई है गवर्नमेंट ने भी, हम लोन ले सकते हैं बैंक से, कोई दिक्कत नहीं है। वन मस्ट नो एवरीथिंग बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस, दिस इज ऑल्सो अ मिथ। ऐसा नहीं है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ तो मुझे उसको स्टार्ट करने से पहले सब कुछ पता होना चाहिए। हाँ जरूर, थोड़ा कुछ जरूर, काफी कुछ, जितना मैं नॉलेज गेन कर सकती हूँ उतना जरूर पता होना चाहिए, बट लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस। टिल योर लास्ट ब्रेथ, टिल आवर लास्ट ब्रेथ, हम कुछ ना कुछ नया जरूर सीखते हैं। अ लॉट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एनी बिजनेस, जरूरी नहीं है कि लॉट ऑफ मनी मीन्स बहुत सारा पैसा चाहिए, आपके पास जितना अमाउंट है आप उससे भी एटलीस्ट स्टार्टअप करो,
तो अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो डेफिनेटली वो आगे आप उसको मनी को भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एंटरप्रेन्योर्स गिव अ लिटिल इंटेंशन टू देयर पर्सनल लाइफ। अब आप लोगों को क्या लगता है कि एंटरप्रेन्योर सारा दिन तो काम करते, इतने सारे काम है, सब कुछ कोऑर्डिनेट करना है, मैनेज करना है, बैलेंस करना है, तो पर्सनल लाइफ पर ध्यान नहीं देते। दिस इज ऑल्सो अ मिथ। ठीक है, वो अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल उनके पास होती है, बैलेंसिंग रोल उनके पास है, तो वो सारी चीज़ों को मैनेज करके अपना सब कुछ स्मूथली कर लेते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो। इसी के साथ हमारा जो पार्ट ए है दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसकी क्विक रिवीजन, फटाफट रिवीजन हम एकदम से कर चुके हैं। और ग्रीन स्किल्स को हम कवर नहीं करेंगे बिकॉज ये आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए इंक्लूड नहीं है। अब हम आ जाते हैं हमारा पार्ट बी पर, दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूनिट 1 दैट इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। Now let's start with unit 1 of part B that is digital documentation. इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज स्टाइल्स। अब देखो स्टाइल्स की डेफिनेशन इस तरीके से भी आ सकती है एग्जाम में, फिलअप के फॉर्म में आ सकता है, डेफिनेशन के फॉर्म में आ सकता है, एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है। लाइक अ डैश इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स दैट वी कैन अप्लाई टू सेलेक्टेड पेजेस, टेक्स्ट, फ्रेम्स एंड अदर एलिमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट टू क्विकली चेंज देयर अपीयरेंस। तो हम क्या लिखेंगे? स्टाइल। अगर आपको किसी को ये डाउट हो कि मैम स्टेप्स वाले क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं या नहीं आ सकते, बिकॉज ये क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा मिलता है कि हम स्टेप्स वाले क्वेश्चंस करें या ना करें। और यू नो व्हाट आई एम थिंकिंग कि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आता ही क्यों है? लाइक सपोज ये स्टाइल्स का ही टॉपिक है और अगर आप इसको प्रैक्टिकली कर लेते हो, सारे स्टेप्स आपको पता है, तो यू कैन राइट इट इन ओन वर्ड्स एज वेल। और अब सुबह सुबह जब फटाफट क्विक रिविजन कर रहे हैं, इसका मतलब ये इसमें आप क्विक रिविजन में हम स्टेप्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। बट हाँ, अगर आपको अच्छे से स्कोर करना है, सारा कुछ पता होना चाहिए, तो डेफिनेटली स्टेप्स वाले क्वेश्चंस भी कर लेना, उसको स्किप मत करना। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ स्टाइल। तो मेरे पास बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ स्टाइल्स आर देयर: पैराग्राफ स्टाइल्स, कैरेक्टर स्टाइल्स, फ्रेम स्टाइल्स, पेज स्टाइल्स और लिस्ट स्टाइल्स। जो स्टाइल हम अपने किसी पैराग्राफ पर अप्लाई करेंगे, पूरे पैराग्राफ पर, वो पैराग्राफ स्टाइल हो जाएगा। जो कुछ कैरेक्टर्स पर हम अप्लाई करेंगे वो कैरेक्टर स्टाइल हो जाएगा। जो हम फ्रेम्स पर अप्लाई करेंगे, इमेजेस पर अप्लाई करेंगे, वो आपका फ्रेम स्टाइल हो जाएगा। जो हम पेजेस पर अप्लाई करेंगे वो पेज स्टाइल हो जाएगा। जो मैं किसी लिस्ट पर अप्लाई करूँ, चाहे वो आपकी बुलेटेड लिस्ट हो, नंबर लिस्ट और या फिर ऑर्डर या अनऑर्डर जिसको आप कह सकते हो, तो वो आपका कौन सा स्टाइल हो जाएगा? लिस्ट स्टाइल। और जो शॉर्टकट की है स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करने के लिए दैट इज F11। और विच मेन्यू इज यूज टू ओपन स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो? फॉर्मेट मेन्यू। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि हम अपना एग्जिस्टिंग स्टाइल को भी यूज कर सकते हैं। ये आपके कुछ स्टेप्स हैं उसके लिए। फिल फॉर्मेट मोड देख लीजिए क्या होता है। दिस इज यूज टू अप्लाई अ स्टाइल to many different areas quickly without having to go back to styles and formatting window and double click every time. What does this mean? कि आपने सपोज स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो से कोई भी स्टाइल लिया, आपको काफी जगह पर अप्लाई करना है। आप क्या करोगे? टेक्स्ट चेक करोगे, स्टाइल अप्लाई करोगे, टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे, स्टाइल अप्लाई करोगे। बार बार मुझे स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो पर जाना पड़ रहा है। What else I can do? I can use my fill format option. इससे क्या होगा? वो आपका फटाफट इजीली हमने एक ही बार स्टाइल पे करना है, उसके बाद जिस जिस टेक्स्ट पर मुझे वो अप्लाई करना है, मैं जस्ट उसको वहां पर क्या कर दूंगी? सेलेक्ट कर दूंगी। तो दिस मेथड इज क्वाइट यूजफुल व्हेन यू नीड टू फॉर्मेट मैनी स्कैटर्ड पैराग्राफ। एक काफी दूर दूर जगहों पर मेरे को वो सारे स्टाइल अप्लाई करने हैं, तो मैं फिल फॉर्मेट की हेल्प से वो काम इजीली कर सकती हूँ। और अगर मुझे अपना कोई भी न्यू स्टाइल क्रिएट करना हो, वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। इट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग द सिलेक्शन मेथड, या फिर मैं यूज कर सकती हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड ऑल्सो टू क्रिएट अ स्टाइल। और अगर मैंने कोई स्टाइल क्रिएट कर लिया तो क्वेश्चन आता है क्या मैं उसको अपडेट भी कर सकती हूँ? यस, वी कैन अपडेट अ स्टाइल एज वेल फ्रॉम आवर सिलेक्शन। ये कुछ स्टेप्स गिवन है कि मुझे अपडेट किस तरीके से करना है। अगर आप चाहो तो लेट्स सपोज आपके किसी और डॉक्यूमेंट में, किसी और टेम्पलेट में कोई स्टाइल ऑलरेडी है, उसको आपने लोड करना हो किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से अपने डॉक्यूमेंट में, तो वो चीज भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन आता है इसमें इंसर्ट एंड यूज इमेजेस इन अ डॉक्यूमेंट। बहुत इजी है, ये भी इमेजेस से ही रिलेटेड है। आप इमेज कहाँ से इंसर्ट कर सकते हो? इमेज फाइल से हम इंसर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम अ स्कैनर से भी मैं इंसर्ट कर सकती हूँ, या फिर मेरे पास आता है ओपन ऑफिस गैलरी, वहां से भी मैं अपना इमेज को इंसर्ट कर सकती हूँ।
अब मॉडिफाई एन इमेज, काफी सारे फिल्टर्स इफेक्ट्स हैं, वो एक बार देख लीजिएगा। पिक्चर टूल बार कहाँ से आता है, व्यू मेन्यू पर गए, टूल बार्स में गए, पिक्चर ऑप्शन पर गए। देखो बेसिकली कोई भी आपको टूल बार चाहिए, कोई भी टूल बार, सारे के सारे टूल बार आपके कौन से मेन्यू में है, व्यू मेन्यू। और पिक्चर डायलॉग बॉक्स, फॉर्मेट पर जाओगे, पिक्चर पर क्लिक करोगे, या फिर अपना राइट क्लिक कर दोगे किसी भी पिक्चर पर और वहां से आप पिक्चर ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे तो आपका पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहां से आप अपना कोई भी अपना इमेज की फॉर्मेटिंग ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। ड्राइंग टूल बार, अगेन टूल बार है तो कहाँ से आएगा, व्यू मेन्यू से। व्यू में जाएंगे, टूल बार्स में जाएंगे, ड्राइंग पर क्लिक करोगे तो ये आपका इस तरीके से ड्राइंग टूल बार आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स। ग्रुपिंग मीन्स काफी सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सबको कंबाइन करके मुझे एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग। ये आपको कौन से मेन्यू में मिलेगा, फॉर्मेट मेन्यू में। और ये भी इंपॉर्टेंट है, पोजीशनिंग इमेज और ग्राफिक्स विद इन द टेक्स्ट। मीन्स कि आपके पास डॉक्यूमेंट में इमेजेस भी हैं और टेक्स्ट भी है, तो मुझे उसको एक दूसरे को किस तरीके से प्लेस करना है। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स या फिर डेफिनेशन की फॉर्म में आ सकता है। ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो ये हम चारों ही करेंगे। अरेंजमेंट क्या आ सकता है, डैश रेफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक ऑन अ इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, अरेंजमेंट कंट्रोल्स हाउ ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर और रिलेटेड टू द टेक्स्ट। मीन्स अगर आपके पास एक के ऊपर एक इमेजेस है स्टैक के फॉर्म में, तो अगर मुझे कोई इमेज को आगे पीछे करना है, उसको अरेंज करना है, तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, अरेंजमेंट। ये ध्यान रखना, डैश रेफर्स टू प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक ऑन एन इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, या फिर यहाँ स्टैक्ड अपॉन ईच अदर, तो हम क्या लिखेंगे, अरेंजमेंट। नेक्स्ट है डैश रेफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक इन रिलेशन टू चूज एन एंकर पॉइंट। अगर मैं एंकर पॉइंट को चूज करने के बाद अपनी इमेज को सेट कर रही हूँ हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, वो हम किस में करते हैं, अलाइनमेंट में। नेक्स्ट आता है एंकरिंग, इट रेफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स, कि आपने ग्राफिक्स का एंकरिंग पॉइंट क्या चूज करा है, वो आपका क्या कहलाता है, एंकरिंग। नेक्स्ट आता है मेरे पास टेक्स्ट रैपिंग, इट रेफर्स टू द रिलेशन ऑफ ग्राफिक्स टू द सराउंडिंग टेक्स्ट, कि ग्राफिक्स से सराउंडिंग टेक्स्ट जो आपके पास है जिसको मुझे रैप करना है, वो आपका क्या कहलाता है, टेक्स्ट रैपिंग, राइट। नेक्स्ट सेशन आता है मेरे पास इसी में, क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट। देखो टेम्पलेट क्या होता है, इट इज अ मॉडल दैट इज यूज्ड टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। लाइक आप लोग सपोज किसी फ्रेंड का बर्थडे वीडियो बनाते हो, आप तो सिर्फ क्या करते हो, फोटोज ऐड कर देते हो, सिलेक्ट करते हो, म्यूजिक सिलेक्ट कर लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, बाकी सब कुछ तो ऑलरेडी बिल्ट इन होता है। ठीक है, टेम्पलेट बोलते हैं हम उसको। तो अगर आ जाता है डैश इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स, क्या लिखेंगे, टेम्पलेट। या फिर आ जाता है मेरे पास अ टेम्पलेट इज अ ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, दैट कंटेन्स फॉर्मेटिंग फीचर्स होते हैं, हेडर फुटर बेस, ये सारे फीचर्स होते हैं जिसके बेस पर हम अपना खुद का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। इसके एडवांटेजेस क्या रहते हैं, सिंप्लीफाइज डॉक्यूमेंट क्रिएशन, मेरा डॉक्यूमेंट फटाफट से क्रिएट हो जाता है। इट ऑफर्स कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी मिलती है मुझे, क्लैरिटी मिलती है, सेव्स टाइम एंड मनी, वो सारा काम मुझे दोबारा नहीं करना पड़ता, मुझे सब कुछ टेम्पलेट में इजीली अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट आता है मेरे पास क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट, या आप कह सकते हो टीओसी। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट में मेरे पास काफी सारी चीजें हैं। लाइक आपको लाइक बुक में गिवन होते हैं कि आपको सारे के सारे चैप्टर्स गिवन है, उसका फ्रंट में आपका क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट, या इंडेक्स आप कह सकते हो, वो गिवन है। वो सारी चीजें मैं आपको इसमें एक्सप्लेन की हुई है। हायरार्की ऑफ हेडिंग्स बाय डिफॉल्ट 10 होती है, 3 लेवल्स की हेडिंग मैसेज कर सकती हूँ और इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। इसमें आपके टेबल ऑफ कंटेंट में एक वो चीज भी, ई शार्प, ई हैश, वो सारी चीजें अपनी लाइव वीडियो में भी डिस्कस की हैं पहले, वो सारी चीजें आप बहुत अच्छे से जरूर देख लेना। नेक्स्ट आता है मेरे पास इम्प्लीमेंट मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या कहते हैं कि अगर आपने सेम डॉक्यूमेंट सेंड करना है मल्टीपल पर्सन्स को, एक से ज्यादा पर्सन को, उनका जो है टेक्स्ट सेम होगा बट जिसको आप सेंड कर रहे हो उनका एड्रेस क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो वहां पर हम कौन सा कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, अपना मेल मर्ज। इट इज यूज टू क्रिएट अ सीरीज ऑफ सेम डॉक्यूमेंट्स विद मल्टीपल एड्रेस, और इट इज द प्रोसेस ऑफ मर्जिंग द मेन डॉक्यूमेंट, जो हमारा मेन डॉक्यूमेंट है उसको हमें मर्ज करना है विद द मेलिंग एड्रेस जिस चीज को मुझे सेंड करना है। इनविटेशन सेंड करना है, मेल मर्ज यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई एनुअल फंक्शन का आप लोगों को कार्ड सेंड करना है आपके स्कूल वाले, वहां पर भी मेल मर्ज यूज कर सकते हैं। इसमें मेरे पास 2 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक मेन डॉक्यूमेंट मीन्स जो मुझे डॉक्यूमेंट सेंड करना है, एक डेटा सोर्स। डेटा सोर्स में आपका उन सभी का एड्रेस या डिटेल्स होंगी जिसको मुझे क्या करना है, वो डॉक्यूमेंट सेंड करना है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस यूनिट, दैट इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। बिल्कुल ब्रीफ में हमने फटाफट को एक रिविजन कर लिया सभी टॉपिक्स की,
और अगर कोई भी टॉपिक में आपको डाउट हो, डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, अभी के अभी फटाफट से उसी चैप्टर को चेक कर लीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए, 1.5x 2x पर वो वीडियो देख लो, सारे के सारे कंसेप्ट एकदम फिर से आपको फटाफट से क्लियर हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट पर, दैट इज यूनिट 2, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 2, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड। और इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है डेट इज डेटा कंसोलिडेशन। डेटा कंसोलिडेशन मीन्स जब आप मल्टीपल शीट्स पे आपका डेटा हो, उसको आपने कंबाइन करना हो सिंगल शीट पर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डेटा कंसोलिडेशन। इसकी भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, या फिर एग्जाम में आ सकता है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग और इंटीग्रेटिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इनटू अ सिंगल डेस्टिनेशन। ठीक है, और इसमें हम अपना काफी फंक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं, सम, मैक्स, मिन, एवरेज, काउंट, ये सारे के सारे। नेक्स्ट मेरे पास आता है सब टोटल। इट एड्स द डेटा अरेंज इन एन एरे। जो भी आपका एरे की फॉर्म में डेटा अरेंज होगा, मुझे ग्रुपिंग करनी होगी जहां पर डेटा की, वहां पर हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, अपना सब टोटल। नेक्स्ट, यूजिंग द सब टोटल्स डायलॉग वी कैन सेलेक्ट एरेज एंड देन चूज अ स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। हम इसमें अपना स्टैटिस्टिकल फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो बेसिकली वी आर हैविंग 3 व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स, सिनेरियोस, गोल सीक एंड सोल्वर। लेट्स डिस्कस द सिनेरियोस फर्स्ट। सिनेरियोस क्या कहते हैं, पहले हम देख लेते हैं व्हाट इफ एनालिसिस क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट इफ एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वैल्यूज इन सेल to see how the changes will affect the outcome of formulas on the worksheet. मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमने सिंपल इंटरेस्ट का किया था, ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये टाइम है। तो अगर मैं रेट की वैल्यू 5% से लेकर के 10% कर रही हूँ, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वैल्यूज इन सेल, किसी भी एक सेल में वैल्यू चेंज कर दूंगी टू सी हाउ दोज चेंजेस विल अफेक्ट द आउटकम, कि उसका इफेक्ट मेरे आउटकम पर, मेरे रिजल्ट पर क्या पड़ेगा। तो 3 व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स है मेरे पास, सिनेरियोस, गोल सीक एंड सोल्वर। सिनेरियो क्या, इट इज अ व्हाट इफ एनालिसिस टूल which helps to build a model wherein changes made in values are reflected in the possible outcome. अब बिल्कुल शॉर्ट में हम इसको देखते हैं, सिनेरियोस क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने केस 1 लिया कि अगर प्रिंसिपल जो मैं 5000 से 3000 कर रही हूँ तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, और सेकंड केस मैंने लिया टाइम की वैल्यू चेंज कर रही हूँ तो क्या सिंपल इंटरेस्ट होगा, और थर्ड केस मैंने लिया कि अगर मैं रेट की वैल्यू चेंज कर रही हूँ तो मेरा इंटरेस्ट क्या होगा। अब ये सारे वैल्यूज, ये सारे केसेस अगर मुझे स्टोर करके रखने हैं तो मैं कहाँ पर यूज करती हूँ उसको, सिनेरियोस में। तो इट हेल्प्स टू बिल्ड अ मॉडल where changes made in values are reflected in the possible outcome. Different scenarios can be saved. ठीक है, जो मैंने केसेस बताए उसको हम सेव कर सकते हैं विद देयर डिफरेंट नेम्स के, और उन सब एक एरो, ड्रॉप डाउन एरो बन जाती है, वहां पर मैं इजीली स्विच कर सकती हूँ अपने सिनेरियोस के बीच में। नेक्स्ट है मेरे पास गोल सीक। देखो जो नेक्स्ट 2 टूल्स हैं, गोल सीक और सोल्वर, दीज आर बेस्ड ऑन योर बैक ट्रैकिंग। मीन्स बैक ट्रैकिंग मीन्स पीछे से सॉल्व करना। पीछे से सॉल्व करने का क्या मतलब है, इसमें मुझे आउटपुट तो पता होगा बट मुझे करस्पॉन्डिंग इनपुट फाइंड आउट करना होगा। सिनेरियोस के केस में ऐसा नहीं था। सिनेरियो क्या कहते हैं, अगर मैं इनपुट में चेंज कर रही हूँ आउटपुट क्या आएगा, वेयरएज गोल सीक क्या कहते हैं, आउटपुट मुझे पता है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग मेरा इनपुट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक सपोज मेरा इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम हो गया, हिंदी का हो गया, मैथ्स का हो गया, एसएस का हो गया, साइंस का रहता है, ठीक है, और मुझे पता है कि मेरे को 80% के 85% मार्क्स चाहिए। तो आउटपुट मुझे पता है 85% मार्क्स चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग मेरे को साइंस में कितने मार्क्स लाने हैं, ये आपका क्या हो गया, गोल सीक। और गोल सीक में आपकी एक वैल्यू अननोन होती है, सिर्फ साइंस के मार्क्स नहीं पता। अगर मैं एक से ज्यादा मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स की बात करूं, या मिनिमम मैक्सिमम रेंज भी देना चाहूँ कि साइंस में इतने से इतने आ सकते हैं, और या फिर 2 सब्जेक्ट में मार्क्स ना पता हूँ, वहां पर हम कौन सा टूल यूज करेंगे, सोल्वर। अब फटाफट से डेफिनेशन देखते हैं। गोल सीक ऑल्सो कॉल्ड बैक सॉल्विंग इज अनदर व्हाट इफ एनालिसिस टूल that calculates backward to obtain an input। क्या चाहिए मुझे, इनपुट that would yield a given output। की आउटपुट तो मुझे पता है, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्या बताएगा वो इनपुट। इट इज मोर सोल्वर। देखो नेक्स्ट टूल क्या कहते हैं, इट इज मोर इलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। ये भी आ जाता है, डैश टूल इज मोर इलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। क्या लिख दोगे आंसर, सोल्वर। और गोल सीक आपका सिंगल इनपुट वेरिएबल के साथ डील करता है, और सोल्वर आपका मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स। अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं पता तो हम क्या यूज करेंगे वहां पर, सोल्वर। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास लिंकिंग डेटा एंड स्प्रेडशीट।
अब इसमें मेरे पास क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है कि किसी भी चीज पर मैं टेक्स्ट पर क्लिक करके कहीं और विजिट कर रही हूँ, डिफरेंट लोकेशन पर जा रही हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक। लाइक आपने गूगल पर भी कोई भी टॉपिक सर्च किया, काफी सारे लिंक्स आ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक। और हाइपरलिंक मेरे टू टाइप्स के होते हैं, रिलेटिव हाइपरलिंक और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। रिलेटिव हाइपरलिंक क्या कहते हैं, टेल्स द पाथ ऑफ द डॉक्यूमेंट विद रिस्पेक्ट टू करंट वर्किंग लोकेशन। इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, दोनों हाइपरलिंक की, रिलेटिव की भी और एब्सोल्यूट की भी। अगर मैं करंट वर्किंग लोकेशन से डायरेक्ट पाथ फाइंड आउट करना चाह रही हूँ तो हम क्या यूज करेंगे, रिलेटिव हाइपरलिंकिंग। और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक मुझे पाथ बताता है फ्रॉम द टॉप मोस्ट फोल्डर या फिर फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी। अगर ये दो चीज लिखी हुई आ जाए, टॉप मोस्ट फोल्डर या फिर फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी, तो आप कौन सा हाइपरलिंक लिखोगे, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। अगर आ जाते हैं फ्रॉम द करंट वर्किंग लोकेशन, फ्रॉम द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो हम क्या आंसर लिखेंगे, रिलेटिव हाइपरलिंक। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, एक चीज और देख लेते हैं। हाँ, हम अपने एक्सटर्नल डेटा पर भी लिंकिंग कर सकते हैं, रजिस्टर्ड डेटा सोर्स पर भी लिंकिंग कर सकते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं, अगर आपको चाहिए हो तो डिटेल वीडियो इसकी देख लेना। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेशन पर, दैट इज शेयर एंड रिव्यू अ स्प्रेडशीट। अगर आप चाहो तो मल्टीपल यूजर्स को अपनी स्प्रेडशीट शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा काम ईजी हो जाता है। वो सारे के सारे जो हमारे रिव्यूअर्स होंगे जिसको हमने अपनी स्प्रेडशीट शेयर की है, वो भी उस पर अपना काम कर सकते हैं और फिर वो मुझे रिटर्न कर देंगे। The spreadsheet software allows the user to share the workbook and place it in the dash location, network location, where several users can access it simultaneously. ये आपका fill in the blanks में भी है। और अगर मुझे स्प्रेडशीट को शेयरेबल बनाना हो तो कौन से मेन्यू पर क्लिक करोगे, टूल्स मेन्यू पर। और ये जो आपके सारे व्हाट इफ एनालिसिस टूल अभी हमने किए हैं, गोल 6 सिनेरियो सॉल्वर, ये भी सारे के सारे टूल्स आपके कौन से मेन्यू में है, टूल्स मेन्यू में। और टूल्स में ही हम किस पर क्लिक करेंगे, शेयर डॉक्यूमेंट पर, तो आपकी जो स्प्रेडशीट है वो शेयरेबल हो जाएगी। ये कुछ चेंजेस हैं, आप पढ़ लेना इसको, कि जो जो हमारा, अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट को शेयरेबल मोड में बना देती हूँ, स्प्रेडशीट को शेयर कर देती हूँ, तो ये चेंजेस हैं जो डिसेबल हो जाते हैं, जो ये चीज मैं नहीं कर सकती। नेक्स्ट आता है सेविंग अ शेयर स्प्रेडशीट। अब देखो, सपोज मेरे पास एक वर्कशीट है, मैंने उसको मल्टीपल यूजर्स को क्या कर दिया, शेयर कर दिया। ठीक है, अब मल्टीपल यूजर्स उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो जब मैं उसको सेव करूंगी तो मेरे पास कुछ सिनेरियोस या फिर कुछ केसेस आते हैं। फर्स्ट केस क्या कहते हैं, इफ द वर्कशीट वाज नॉट मॉडिफाइड एंड सेव्ड बाय अनदर यूजर। अब दूसरे यूजर ने ना तो कोई मॉडिफिकेशन की और ना ही उसने कोई चेंजेस सेव किए, तो हमारी वर्कशीट जो इजीली सेव हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड केस क्या कहते हैं, इफ द वर्कशीट वाज मॉडिफाइड, वर्कशीट में मॉडिफिकेशंस हुई है एंड सेव्ड बाय अनदर यूजर। ठीक है, अगर उसने सेव भी कर दिया तो मेरे पास दो इवेंट्स अकर होते हैं। सिचुएशन 1, if the changes do not conflict, means दोनों यूजर्स ने सेपरेट डिफरेंट सेल में चेंजेस कर दिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आपकी वर्कशीट, आपका जो डेटा है वो सेव हो जाएगा। और सेकंड सिचुएशन क्या आती है, इफ द चेंजेस कॉन्फ्लिक्ट, मीन्स मल्टीपल यूजर सेम सेल में एक टाइम पर डेटा सेव करना चाह रहे हैं, चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट। उसको सेव करने के लिए पहले मैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करूंगी, फिर अपनी स्प्रेडशीट को सेव करूंगी। नेक्स्ट है मेरे पास रिकॉर्ड चेंजेस। जब भी हम अपना रिव्यूअर्स को अपना स्प्रेडशीट देते हैं चेंजेस करने के लिए, तो रिकॉर्ड मोड को क्या करना पड़ता है, ऑन करना पड़ता है। तो जैसे हम रिकॉर्ड मोड को ऑन करेंगे तो जो भी यूजर चेंजेस करेंगे वो किस कलर में हाईलाइट हो जाते हैं, रेड बॉर्डर से। तो एडिट में जाकर, चेंजेस में जाकर रिकॉर्ड मोड को हम क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। फिर जो जो यूजर चेंजेस करेगा वो रेड बॉर्डर से हाईलाइट हो जाएंगे। फिर मैं चेक करूंगी कि जो यूजर ने चेंजेस किए हैं, मुझे वो चेंजेस को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। और वो काम मैं कहाँ से कर सकती हूँ, एडिट मेन्यू से। एडिट में गए, चेंजेस में गए, वहां पर हम किस पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट पर। नेक्स्ट है व्यूइंग चेंजेस, की सारे चेंजेस हो गए, अब मुझे चेक करना है, देखने हैं। तो कैल्क हैज द फीचर टू ट्रैक व्हाट डेटा वाज चेंज, ये सारा का सारा मैं ट्रैक रख सकती हूँ। और उसके लिए आप किस पर क्लिक करोगे, एडिट मेन्यू पर गए, चेंजेस पर गए और किस पर क्लिक करोगे, शो ऑप्शन पर। नेक्स्ट मेरे पास आता है मर्जिंग वर्कशीट। अब देखो, ये ऑप्शंस मेरे साथ साथ वर्क करते हैं, साथ साथ और नहीं, मीन्स लाइक मर्जिंग वर्कशीट और एक है मेरे पास कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट। अब मैंने सपोज वर्कशीट मल्टीपल यूजर्स को दी चेंजेस करने के लिए। अब अगर मल्टीपल यूजर्स ने वो रिकॉर्ड मोड को ऑन करके चेंजेस किए, फिर मैं दोनों वर्कशीट को चेक करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या कर दूंगी, मर्ज कर दूंगी। समटाइम्स मल्टीपल रिव्यूअर्स रिटर्न एडिटेड वर्जन्स ऑफ अ वर्कशीट एट द सेम टाइम। ठीक है, तो फिर वो काफी जल्दी मुझे उनको रिव्यू करना पड़ता है, तो मैं उन वर्कशीट्स को क्या कर दूंगी,
मर्ज कर दूंगी, ये एडिट में जाकर, चेंजेस में जाकर मर्ज डॉक्यूमेंट। बट अगर मेरे यूजर्स जो है ना वो रिकॉर्ड मोड का ऑप्शन ऑन करना भूल गए हैं, फिर चेंजेस किए हैं, तो मैं उसको क्या करूंगी, डॉक्यूमेंट को कंपेयर करूंगी। व्हेन शेयरिंग वर्कशीट, रिव्यूअर्स may forget to record the changes they make. That means वो रिकॉर्ड मोड का ऑप्शन ऑन नहीं किया, रिकॉर्ड मोड का ऑप्शन ऑन नहीं किया तो रेड बॉर्डर से भी हाईलाइट नहीं होंगे। तो इंस्टेड ऑफ मर्जिंग मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करूंगी, कंपेयर करूंगी। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, कैल्क विल फाइंड द चेंजेस बाय कंपेयरिंग द वर्कशीट। इन ऑर्डर टू कंपेयर द वर्कशीट यू नीड टू हैव द ओरिजिनल वर्कशीट होनी चाहिए ऑब्वियसली, और जो एडिट हुआ वो दोनों चीजें मेरे पास होनी चाहिए। एडिट में जाकर के कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे हम, कंपेयर डॉक्यूमेंट। लास्ट टॉपिक है इसका, इस यूनिट का, दैट इज क्रिएट एंड यूज मैक्रोज। मैक्रोज क्या होता है कि इट इज अ सेव्ड नेम्ड सीक्वेंस, मींस जो काम मुझे हर रोज रिपीट करना है बार बार, इंस्टेड कि मैं वो काम बार बार रिपीट करूं, हम क्या करेंगे उसको एक बार सेव करके रिकॉर्ड करके रख लेंगे, और फिर जब भी मुझे वो चीज रिक्वायर होगी हम अपना मैक्रो क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। तो अ मैक्रो इज अ सेव्ड नेम्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और कीस्ट्रोक्स दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। सेव्ड नेम्ड सीक्वेंस मीन्स कि मैंने जो भी अपना कुछ भी की स्ट्रोक्स किए, कोई भी कमांड्स एग्जीक्यूट किए, उसको ये सेव करेगा। नेम, हम अपने मैक्रो को कोई भी नेम दे सकते हैं। दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज, जिसको हम अपना बाद में यूज कर सकते हैं। कुछ एडवांटेजेस है मेरे पास मैक्रोस की, इट ऑटोमेट द रिपीटेटिव की स्ट्रोक्स एंड टास्क। जो भी आपने काम एक बार कर दिया उसको मैं जस्ट बाद में अपना मैक्रो को एग्जीक्यूट करूंगी, मेरा सारा का सारा काम क्या हो गया, ऑटोमेटिक हो चुका है। Macros reduce the possibility of human error that increases with many repetitive keystrokes and tasks. देखो कई बार होता है आपसे कि आपने कोई काम बार बार करना हो सकता है, 2-3 बार में मिस्टेक नहीं हुई, 4th टाइम करने लगे फिर मिस्टेक हो गई, तो ये जो पॉसिबिलिटी है ह्यूमन एरर की वो आपका क्या कर देता है, इसको रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्रोस रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट इन बेसिक रेपिटेटिव कंप्यूटिंग टास्क। जो काम आप बार बार वो टास्क परफॉर्म करने में लगाओगे वो काम मेरा एक बार मेरा मैक्रो कर चुका है, ठीक है, मैं सिर्फ उसको रन करूंगी तो मेरा काम क्या हो जाएगा, फटाफट से जल्दी हो जाएगा। जैसे हमारी ये रिवीजन फटाफट से चल रही है, ऐसे ही हमारा मैक्रो का काम भी फटाफट से हो जाएगा। नेक्स्ट है मैक्रोज आर यूजफुल फॉर मेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉम्पिटिशंस ईजियर। जो भी हमारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है उसको मैं बस एक बार परफॉर्म करूंगी, परफॉर्म करके मैक्रो बना करके सेव करके रख दूंगी, फिर जब भी मुझे वो सब दोबारा करना होगा मैं सिर्फ अपने मैक्रो को क्या करूंगी, एग्जीक्यूट करूंगी। और मैक्रोज अगर आपको रिकॉर्ड करने हो तो उसके लिए मेरे पास टूल्स मेन्यू पर जाओगे, मैक्रोज पर जाओगे और कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, रिकॉर्ड मैक्रोज। और अगर मुझे अपने मैक्रो को रन करना है तो अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन द टूल्स मेन्यू, फिर मैक्रोज ऑप्शन पर जाओगे और फिर वहां से किस ऑप्शन को क्लिक करोगे, रन मैक्रो को, तो वहां से आपका जो मैक्रो है वो रन हो जाएगा। और हम अपने मैक्रो को एज अ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप टूल्स मेन्यू पर जाएंगे, मैक्रोज पर क्लिक करेंगे, ऑर्गेनाइज मैक्रोज पर क्लिक करेंगे, वहां पर आपका ओपन ऑफिस बेसिक को क्लिक करोगे, एक विंडो ओपन हो जाएगी, वहां पर आपने अपना जो भी मॉडिफिकेशन करनी है वो कर सकते हो। लाइक फंक्शन और एंड फंक्शन, फंक्शन का नेम लिखोगे, ठीक है, इस तरीके से हम अपना कोई भी मैक्रो को एज अ फंक्शन यूज कर सकते। वी कैन पास आर्ग्यूमेंट्स टू अ मैक्रो एज वेल, ठीक है, यहाँ पर हम अपना कोई भी आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर ब्रैकेट्स में हम अपना आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। सॉर्टिंग द कॉलम्स यूजिंग मैक्रो, हम मैक्रो के थ्रू अपने कॉलम्स को भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले टूल्स मेन्यू पर जाओगे, मैक्रोज पर जाओगे, मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट, रेंज सेलेक्ट करोगे जिसको मुझे सॉर्ट करना है, डेटा मेन्यू पर जाएंगे, सॉर्ट पर क्लिक कर देंगे, सॉर्ट कैटेगरी मींस असेंडिंग डिसेंडिंग किस ऑर्डर में अरेंज करना है, टॉप रिकॉर्डिंग कर दोगे, मैक्रो को सेव कर दोगे, फिर दूसरे रेंज पर हम रन करेंगे तो हमारा डेटा क्या हो जाएगा, वो सॉर्ट हो जाएगा, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस यूनिट 2, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। आई होप सारे के सारे चैप्टर्स आपको फटाफट से रिवाइज हो रहे हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी यूनिट 3 पर, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। Now let's start with unit 3, that is database management system. इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आता है दैट इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है, कुछ भी कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स और फिगर्स जिसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा। वहीं जब हम डेटा पर कुछ प्रोसेसिंग अप्लाई कर देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, मीनिंगफुल डेटा, और मीनिंगफुल डेटा को हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है मेरे पास डेटाबेस। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। जब मेरे पास काफी सारे डेटा होते हैं तो आपका क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन। ये वर्ड बहुत जरूरी है, ठीक है। और प्लस अगर मुझे अपनी मींस जो टेबल्स हैं वो भी एक से ज्यादा टेबल स्टोर करानी है, वो भी हम किस में स्टोर कराते हैं, डेटाबेस में।
नेक्स्ट मेरे पास आता है डीबीएमएस। द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपका एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जिसमें हम अपना कोई भी डेटा को मेंटेन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं फर्दर, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट अलाउज डिफरेंट यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू कंकरेंटली एक्सेस द सेम डेटाबेस। अगर मैं डीबीएमएस की बात करूं तो वहां पर हमारे जो एक से ज्यादा यूजर्स हैं वो एक टाइम पर एक ही डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। ये कुछ मेरे पास एग्जांपल्स हैं डीबीएमएस के, लाइक ओरेकल हो गया, IBM DB2, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट MySQL हो गया, फॉक्सप्रो, एसक्यूएलाइट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। और मैं अपने डेटा को दो टाइप्स में ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, फ्लैट फाइल और रिलेशनल। फ्लैट फाइल में अगर आपका डेटा सिंगल टेबल में स्टोर है प्लस लेस अमाउंट ऑफ डेटा है, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो आपका क्या होगा, फ्लैट फाइल। रिलेशनल क्या कहता है, डेटा स्टोर्ड इन, अगर मेरे पास डेटा मल्टीपल टेबल्स की फॉर्म में हो प्लस दोनों टेबल्स का लिंक होना भी जरूरी है, ठीक है, तो आपका कौन सा होगा, रिलेशनल मेथड। और इट इज सुटेबल फॉर मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अगर मेरे पास बहुत सारा अमाउंट ऑफ डेटा है तो हम क्या यूज करेंगे, रिलेशनल मेथड। नेक्स्ट आता है मेरे पास डेटाबेस सर्वर्स। दीज आर द डेडिकेटेड कंप्यूटर्स। ये भी जितने भी आपके डेफिनेशंस है ना, ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकती हैं। तो डेटाबेस सर्वर्स आर डेडिकेटेड, क्या होते हैं, कंप्यूटर्स ही होते हैं जो काफी सारा टास्क परफॉर्म करते हैं और रन, ये सिर्फ क्या यूज करते हैं, डेटाबेस रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स। और डेटाबेस सर्वर्स आर रेफर टू एज द बैकएंड्स। ठीक है, दो चीजें होती है मेरे पास, वैसे मेरे पास फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड में जनरली हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होते हैं, लाइक पाइथन, जावा, C++। और बैक एंड पे हमारे क्या यूज होते हैं, डेटाबेस सर्वर्स। और एडवांटेजेस हैं डेटाबेस की, डेटा रिडेंडेंसी रिड्यूस होती है, डेटा इंटीग्रिटी होती है, डेटा को हम शेयर कर सकते हैं, डेटा सिक्योर रहता है, मेरे पास सारा का सारा डेटा मैं प्राइवेट रहता है, प्रोटेक्ट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड। डेटा मेरा कंसिस्टेंट रहता है, बैकअप और रिकवरी ऑटोमेटिकली कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मेरे पास, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फीचर्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर एक से ज्यादा टेबल्स हो सकती हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन स्टोर कराता है वो, एटलीस्ट वन कॉलम मस्ट बी देयर विच आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड यूनिकली। दैट मीन्स मेरे पास एक कॉलम ऐसे जरूर होना चाहिए जिसको मैं क्या सेट कर सकूं, अपना प्राइमरी की। अब तक हम डीबीएमएस पढ़ रहे थे, अब मेरे पास आ जाता है आरडीबीएमएस। और जो इसकी फुल फॉर्म है दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब भी आपका डेटा टेबुलर फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो वहां पर हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा होगा, आरडीबीएमएस। इसमें आरडीबीएमएस में हमारा जो डेटा है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्म, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, आपको पता होगा, रिकॉर्ड मीन्स रोज और इसको हम बोलते हैं ट्यूपल और TUPLE, ठीक है। ये हमारे कॉलम के नेम्स हो गए, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं इनको या फिर फील्ड्स बोलते हैं। और ये कंप्लीट टेबल हो गई जिसके अंदर वैल्यूज है, इसको हम डेटा आइटम्स बोलते हैं या फिर वैल्यूज बोल सकते हो। और एक कॉलम ऐसा होगा जिसको हम क्या सेट करेंगे, प्राइमरी की, जो हर एक कॉलम के लिए, हर एक रिकॉर्ड के लिए क्या होगी, वो यूनिक होगी, ठीक है। प्राइमरी की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल इन अ रिलेशन। अब ये हमने रोल नंबर को क्या सेट कर दिया यहाँ पर, प्राइमरी की। नेक्स्ट आता है मेरे पास कंपोजिट प्राइमरी की। व्हेन प्राइमरी की कंस्ट्रेंट इज अप्लाइड ऑन वन और मोर कॉलम्स, ठीक है, जब हम प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को अप्लाई करें एक या एक से ज्यादा कॉलम पर, तो वो आपकी क्या बन जाती है, कंपोजिट प्राइमरी की। फॉरेन की आप हमेशा तब यूज करोगे जब आपको दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना हो और उन दो टेबल्स में एक कॉलम ऐसा सेम जरूर होगा जिसके थ्रू वो दोनों टेबल्स क्या होंगी, लिंक होंगी। अ नॉन की एट्रीब्यूट, नॉन की मीन्स जो प्राइमरी की नहीं है, whose values are derived from the primary key of some other table is known as the foreign key in current table. For example, ये दो टेबल्स है मेरे पास, एक स्टूडेंट नेम से, एक स्ट्रीम नेम से। इसमें रोल नंबर, नेम, स्ट्रीम कोड। अब अगर मुझे सपोज निशा की स्ट्रीम बतानी है कौन सी है, क्या मैं सिर्फ फर्स्ट टेबल देख करके बता सकती हूँ कि निशा के पास कौन सी स्ट्रीम है, नहीं, मुझे दूसरी टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ निशा का स्ट्रीम कोड देखूंगी S102, 102 की यहाँ पर स्ट्रीम देखूंगी दैट इज कॉमर्स। तो दैट मीन्स जो ये स्ट्रीम कोड, एक कॉलम आपका सेम जरूर होगा दोनों टेबल्स में जो उसको लिंक करेगा, यहाँ पर वो कॉलम कौन सा है, स्ट्रीम कोड। तो स्ट्रीम कोड वाला कॉलम एक टेबल में आपका एज अ प्राइमरी की वर्क करेगा, दूसरी टेबल में वो एज अ फॉरेन की वर्क करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाता है मेरे पास, क्रिएट एंड एडिट टेबल्स यूजिंग विजार्ड एंड SQL कमांड्स। आरडीबीएमएस हमने पढ़ लिया क्या होता है। और इसमें हमारे पास डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं 4, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। इन चारों की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं डेटाबेस
क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। और हम यूजर टेबल के सिंपल ओपन ऑफिस बेस ओपन करोगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, डेटाबेस का नेम दे दो, लोकेशन दे दो, तो वहां पर आपका वो डेटाबेस क्रिएट कर देगा। अब है टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए मैं विजार्ड का भी यूज कर सकती हूँ, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, प्लस मैं अपने एसक्यूएल कमांड के थ्रू भी अपना टेबल को क्रिएट कर सकती हूँ। डेटा टाइप्स क्या होते हैं कि आपका जो कॉलम है उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी वो मुझे कौन बताता है, डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल मैंने रोल नंबर की डेटा टाइप लिखी इंटीजर, तो इसमें मैं सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर करा सकती हूँ, अल्फाबेट स्टोर नहीं करा सकती। इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो, डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई व्हिच टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन द डेटाबेस, या फिर आप कह सकते हैं which type of data we are going to store in that particular column। कुछ डेटा टाइप्स है मेरे पास लाइक न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, बाइनरी, डेट और टाइम, ठीक है। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स कौन सी होंगी जिसमें आप सिर्फ नंबर्स लिख सकते हो, लाइक मोबाइल नंबर स्टोर कराना, रोल नंबर स्टोर कराना, तो हम कौन सी डेटा टाइप लेंगे, न्यूमेरिक। ये न्यूमेरिक में ही फर्दर टाइप्स हैं, बुलियन, टाइनी इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, इंटीजर, बिग इंच, न्यूमेरिकल, डेसिमल, रियल, फ्लोट, डबल, ठीक है। यहाँ पर इनकी रेंज गिवन है कि यहाँ पर इतने से इतने तक वैल्यू स्टोर करानी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 0 to 255 तक ही वैल्यू स्टोर करानी है तो हम कौन से डेटा टाइप ले लेंगे, टीनी इंटीजर। नेक्स्ट आता है मेरे पास अल्फा न्यूमेरिक टाइप्स। अल्फा न्यूमेरिक मीन्स अल्फाबेट भी और न्यूमेरिकल वैल्यूज भी, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे स्टोर कराना हो, प्लस अल्फा न्यूमेरिक मेरा स्पेशल कैरेक्टर्स भी ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सी डेटा टाइप यूज कर लेंगे, अल्फा न्यूमेरिक। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपना एड्रेस स्टोर कराना हो, कॉन्टेक्ट नंबर विद कंट्री कोड स्टोर कराना हो, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप। यहाँ पर आपका हो गया लॉन्ग कैर, लॉन्ग वैर कैर, कैर वैर कैर, ये सारे डेटा टाइप्स हो गए। बाइनरी डेटा टाइप्स, अगर आपको कोई भी डेटा बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर कराना हो, कोई आपकी फोटोज हो गई, म्यूजिक फाइल, ऑडियो फाइल्स, तो वहां पर आप कौन सी डेटा टाइप यूज करोगे, बाइनरी टाइप। डेट और टाइम, अगर आपको कोई भी डेट ऑफ बर्थ या फिर डेट ऑफ एडमिशन, टाइम स्टैम्प स्टोर करानी है तो वहां पर हम कौन सी डेटा टाइप यूज करते हैं, डेट और टाइम। डेट डेटा टाइप मंथ डे ईयर की फॉर्म में, टाइम आवर्स मिनट सेकेंड, टाइम स्टैम्प कब यूज करेंगे, डेटा टाइप अगर मुझे डेट और टाइम दोनों स्टोर कराने हो तो हम क्या यूज करेंगे, टाइम स्टैम्प डेटा टाइप। नेक्स्ट आता है मेरे पास परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन द टेबल। टेबल पर हम काफी सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, टेबल में हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे आप देख लीजिएगा, रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं, रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, और फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है फील्ड प्रॉपर्टी मीन्स लाइक सपोज मेरे पास कोई कॉलम है, मैंने उसका न्यूमेरिक डेटा टाइप सेट की है, तो मैं उसमें ऑटो वैल्यू भी सेट कर सकती हूँ उस फील्ड की प्रॉपर्टीज। अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोले, फॉर एग्जाम्पल मैंने नेम कॉलम लिया, उसकी डेटा टाइप ली varchar, और उसमें मैंने प्रॉपर्टी सेट कर दी लेंथ 10, तो दैट मीन्स 10 कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर्स वो स्टोर नहीं करा सकता। तो हम पहले जो प्रॉपर्टी डिस्कस करें दैट इज ऑटो वैल्यू। ऑटो वैल्यू प्रॉपर्टी आपकी सिर्फ उन कॉलम्स पर सेट होगी जिसकी डेटा टाइप हमने क्या ले रखी है, न्यूमेरिक। अगर मैं ऑटो वैल्यू को क्या सेट कर दूंगी, यस, तो देन फील्ड विल गेट द ऑटो न्यूमेरिक वैल्यूज। फॉर एग्जांपल मैंने रोल नंबर को सेट कर दिया ऑटो वैल्यू, तो मुझे रोल नंबर्स देने नहीं पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, वो ऑटोमेटिकली उसको लेता रहेगा। नेक्स्ट है लेंथ प्रॉपर्टी। बाय डिफॉल्ट जो लेंथ क्या होती है फील्ड की, 10 कैरेक्टर्स, बट मैं साइज ऑफ द फील्ड कैन बी सेट टू मैक्सिमम लेंथ, आप इसकी लेंथ को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है डिफॉल्ट वैल्यू। अगर मैं किसी कॉलम की कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देती हूँ तो वो वही लेगा। फॉर एग्जाम्पल अ डिफॉल्ट वैल्यू कैन बी सेट फॉर अ फील्ड इफ यूजर डोंट प्रोवाइड एनी वैल्यू व्हाइल एंटरिंग वैल्यूज इन द टेबल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टेबल है, उसमें है रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स और स्ट्रीम। स्ट्रीम की मैंने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी ह्यूमैनिटीज, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रीम में कोई भी वैल्यू यूजर एंटर नहीं कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या स्ट्रीम ले लेगा, ह्यूमैनिटीज, जो हमने डिफॉल्ट सेट की थी। अदरवाइज अगर हम खुद से कोई वैल्यू प्रोवाइड करें तो इट विल टेक दैट वैल्यू ओनली। फॉर्मेट एग्जाम्पल, अगर आपको फॉर्मेट सेट करना हो प्रॉपर्टी लाइक डेट का फॉर्मेट सेट करना हो, ईयर मंथ डे मंथ ईयर, ईयर मंथ डेट, जिस भी फॉर्म में आपने करना हो। नेक्स्ट है करेक्टर डेटा टाइप की प्रॉपर्टी एंट्री रिक्वायर्ड। एंट्री रिक्वायर्ड मीन्स कि यहाँ पर एंट्री करनी ही करनी है, इसको मैं ब्लैंक नहीं छोड़ सकती। तो इफ सेट टू यस, अगर मैं एंट्री रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी को क्या सेट कर दूंगी, यस, तो देन इट विल बी मस्ट टू इंसर्ट द वैल्यू इन द फील्ड विच मीन्स दैट फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। मुझे उसमें वैल्यू इंसर्ट करनी ही होगी, उसको मैं ब्लैंक नहीं छोड़ सकती। और उसके बाद आता है मेरे पास, ये हमने कर लिया सॉर्टिंग डेटा। सॉर्टिंग मीन्स टू अरेंज द डेटा, डेटा को अरेंज करना है either in ascending order or in descending order। उसके बाद आ जाता है मेरे पास रिलेशनशिप हो गया,
टाइप ऑफ रिलेशनशिप आप देख सकते हो 1 to 1, 1 to many, many to 1 और 1 to many। देखो जहाँ पर ये वन वर्ड मेंशन है वहां पर आप इसको कंसीडर कर सकते हो एज अ प्राइमरी की। अब दोनों तरफ 1 to 1 मेंशन है। इन दिस रिलेशनशिप बोथ द टेबल्स मस्ट हैव अ प्राइमरी की कॉलम। दोनों टेबल में मेरे पास प्राइमरी की कॉलम होना चाहिए। नेक्स्ट है मेरे पास 1 to many, 1 मीन्स प्राइमरी की, तो एक टेबल में वन ऑफ द टेबल मस्ट हैव द प्राइमरी की कॉलम। नेक्स्ट आता है many to many। अब 1 तो कहीं है नहीं, दैट मीन्स नो टेबल हैज द प्राइमरी की कॉलम। नेक्स्ट आता है रिट्रीव डेटा यूजिंग क्वेरी, कि आप अपना जो डेटा है वो किस तरीके से रिट्रीव कर सकते हो। पहले हम देखेंगे क्वेरी क्या होता है। क्वेरी डिस्प्ले स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल दैट मीट द सर्टेन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मीन्स कंडीशन। हम कोई भी कंडीशन अप्लाई करते हैं, बेस्ड ऑन द कंडीशन वो रिकॉर्ड हमें फिल्टर होकर के मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वेरी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्लास 10 का कंप्लीट रिकॉर्ड था, मैंने कहा कि आई वांट टू फेच दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल हु सिक्योर्ड मार्क्स मोर देन 90। तो 90 से अबाउट जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएगा। तो दैट मीन्स मैंने यहाँ पर क्या अप्लाई करी, क्वेरी। अब मुझे क्या करना है, डेटा को रिट्रीव करना है यूजिंग माई एसक्यूएल कमांड। क्वेरी की फॉर्म में भी अप्लाई कर सकती हूँ, प्लस मैं अपना एसक्यूएल कमांड्स के थ्रू भी अप्लाई कर सकती हूँ। एंड दीज एसक्यूएल कमांड्स आर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, तो बहुत अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें जो मेन रहता है दैट इज सिंटेक्स। प्लस मेरे पास आ जाता है काफी सारी कमांड्स हैं, इसको मुझे कैटेगराइज करना है कि डीडीएल कमांड्स कौन सी और डीएमएल कमांड्स कौन सी। डीडीएल स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब देखो जिस भी कमांड से टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ेगा वो आपके डीडीएल के अंडर आएंगे, जिस भी कमांड से आपके टेबल की वैल्यूज पर इफेक्ट पड़ेगा वो आपके डीएमएल में आएंगे। क्रिएट टेबल, टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, मैं उसके कॉलम्स बता रही हूँ, डेटा टाइप्स बता रही हूँ, तो आपकी किसके अंडर आएगी, डीडीएल के अंदर। इंसर्ट, टेबल का स्ट्रक्चर तो क्रिएट हो गया, रिकॉर्ड इंसर्ट कर रही हूँ, टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इंसर्ट आपकी किसके अंडर आएगी, डीएमएल। सेलेक्ट, रिकॉर्ड्स को फेच करना है, डीएमएल। अपडेट, कोई भी वैल्यू को अपडेट करना है, डीएमएल। डिलीट, रिकॉर्ड को डिलीट करना है, डीएमएल। ड्रॉप कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द टेबल, कंप्लीट टेबल डिलीट हो रही है, स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये आपका किसके अंडर आएगा, डीडीएल। ऑल्टर कमांड, अगर मुझे कोई कॉलम ऐड या डिलीट करना है, डेटा टाइप चेंज करनी है, उसका साइज चेंज करना है, कॉलम के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट, टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो किसके अंडर आएगा वो, डीडीएल। अब फटाफट से सारे कमांड्स के सिंटेक्स देख लो। क्रिएट करनी हो टेबल, तो क्रिएट टेबल, टेबल का नेम लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, कॉलम का नेम लिखेंगे, डेटा टाइप लिखेंगे, और सिर्फ ये लास्ट वाला जो कॉलम और डेटा टाइप होगा उसके आगे कोमा नहीं आएगा, और एंड में आप क्या कर दोगे, ब्रैकेट को क्लोज कर दो। इंसर्ट कमांड क्या कहते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, जो वैल्यूज आपने इंसर्ट करनी है वो लिख दोगे, जिस भी कॉलम की डेटा टाइप आपने कैर वारचर डेट टाइम सेट की है वो आपकी विद इन कोट्स आएंगे। सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट, जो कॉलम्स डिस्प्ले कराने हैं वो लिख देंगे, फ्रॉम टेबल का नेम लिख देंगे, सारे के सारे कॉलम्स डिस्प्ले कराने हैं तो हम क्या लिख देंगे, सेलेक्ट स्टार, राइट। उसके बाद अगर मुझे कोई कंडीशन लगानी है, कंडीशन हमेशा सारी किस में आएंगी, वेयर में। सेलेक्ट, कॉलम के नेम्स लिख देंगे, फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80। ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट। डिस्टिंक्ट कमांड हम कब यूज करते हैं, अगर मुझे कोई रिडंडेंट डेटा को एलिमिनेट करना हो, जो मेरा डुप्लीकेट डेटा है, एक क्लास 10th का रिकॉर्ड है, क्लास 12th का रिकॉर्ड है सपोज, ठीक है, उसमें स्ट्रीम कॉलम है। अब ये स्ट्रीम कॉलम में वैल्यूज काफी बार है, ह्यूमैनिटीज, साइंस, ह्यूमैनिटीज, मेडिकल, नॉन मेडिकल, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, कॉमर्स, इस तरीके से। अब मुझे उसको जो एलिमिनेट करना है रिडंडेंट डेटा है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, कॉलम का नेम लिख देंगे स्ट्रीम, फ्रॉम टेबल नेम, तो सारी स्ट्रीम्स मेरे पास एक एक बार आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है कि अगर आपको कंडीशन लगानी हो बिटवीन ऑपरेटर के थ्रू, बिटवीन ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है, इसमें आपकी जो बाउंड्री वैल्यूज है, स्टार्ट और एंड वैल्यूज दोनों इंक्लूड होती हैं। इसका सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम वेयर, लाइक सपोज मुझे मार्क्स डिस्प्ले कराने, ठीक है, मीन्स रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है जिसके मार्क्स 80 to 100 के बीच में, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स बिटवीन 80 and 100, ठीक है, 80 और 100 दोनों बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूड होंगी। पैटर्न मैचिंग आपने लाइक ऑपरेटर के थ्रू करना है, परसेंटेज मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए, अंडरस्कोर सिंगल कैरेक्टर के लिए। ऑल्टर कमांड, अगर आपको कोई कॉलम ऐड करना हो, ठीक है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, कॉलम नेम, सिर्फ इतना लिखने से फर्स्ट 2 लाइन्स आपका कॉलम ऐड हो जाएगा। और दिस कॉलम वर्ड इज ऑप्शनल, आप चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो इसको रिमूव भी कर सकते हो।
अपडेट कमांड इज यूज टू, अगर आपने कोई भी टेबल में वैल्यूज को अपडेट करना है हम क्या यूज करेंगे, अपडेट कमांड। इसका सिंटेक्स क्या रहता है, अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम का नेम लिखोगे, इक्वल्स टू न्यू वैल्यू जो आपने अपडेट करनी है, वेयर कंडीशन, लाइक अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल्स टू 49, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 3, तो रोल नंबर 3 के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 49। नेक्स्ट है डिलीट कमांड, अगर आपको कोई रोज डिलीट करनी हो तो हम क्या यूज करेंगे, डिलीट कमांड। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, लाइक डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 5, तो जिसका रोल नंबर 5 है वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अगर आप वेयर कंडीशन नहीं लिखोगे, सिर्फ इतना लिखोगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ड्रॉप टेबल कमांड, अगर मुझे कंप्लीट टेबल डिलीट करनी हो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉप टेबल टेबल नेम। ऑर्डर बाय, अगर मुझे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, वेयर में हम कंडीशन लिख देंगे और ऑर्डर बाय में कॉलम का नेम, जिस कॉलम को मुझे अरेंज करना है। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए DESC हम लिख देंगे। नेक्स्ट आ जाता है अगर मुझे फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को क्रिएट करना हो, इसकी सिर्फ डेफिनेशन कर लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब फॉर्म जहाँ पर आ जाए यूजर सिस्टमैटिक वे, यूजर इंटरफेस इजी हो, तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, फॉर्म्स। अ फॉर्म प्रोवाइड्स द यूजर अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इनटू द डेटाबेस। ठीक है, यूजर इंटरफेस, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस वो प्रोवाइड करता है। प्लस जैसे मैं फॉर्म क्रिएट करती हूँ तो मेरा जो फॉर्म और टेबल है वो आपस में लिंक हो जाती हैं। तो लिंक मीन्स अगर मैं फॉर्म में चेंजेस कर रही हूँ तो टेबल में भी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेंगे, और अगर मैं टेबल में चेंजेस कर रही हूँ तो कहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे, वो फॉर्म्स में। हम अपना फॉर्म को विजार्ड के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स क्या होता है, अगर मुझे कोई भी अपना समराइज्ड फॉर्म में डेटा चाहिए हो या प्रिंटेड फॉर्म में डेटा चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं, रिपोर्ट्स। अ रिपोर्ट हेल्प्स टू डिस्प्ले द डेटा इन अ समराइज्ड मैनर। ठीक है, हम क्रिएट भी कर सकते हैं रिपोर्ट को। प्लस इसमें से आपके जो SQL कमांड्स के क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, वो भी। राइट अ क्वेरी टू क्रिएट अ टेबल, अगर मुझे टेबल क्रिएट करनी है, ये स्ट्रक्चर आपको गिवन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम लिखेंगे प्रोडक्ट, कॉलम का नेम PID, डेटा टाइप कैर और ये कोमा लगा देंगे, पी नेम varchar 20, डिस्क्रिप्शन varchar 40, कोमा लगा देंगे, प्राइस डेसिमल, लास्ट वाले के आगे हम कोमा नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि टेबल को आपने किस तरीके से क्रिएट करना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड कैन बी सिलेक्टेड एज द प्राइमरी की। प्राइमरी की मीन्स जो आपकी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे, तो कौन सा कॉलम होगा, एम्प्लॉय नंबर। नेक्स्ट EMP नेम फील्ड ऑल्सो हैज यूनिक वैल्यूज फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स, कैन इट बी मेड प्राइमरी की, नो, अभी तो यूनिक वैल्यूज है बट फ्यूचर में तो रिपीट हो सकता है, तो हम EMP नेम को प्राइमरी की सेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ सकते हैं कि आपने DDL और DML कमांड्स में कैटेगराइजेशन करना है, और फिर आपका आ सकता है कमांड्स को इस तरीके से लिखने के लिए, ठीक है, क्वेरीज लिखने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आई होप, इसके लिए ऑलरेडी डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोडेड है। अगर इन टाइप के क्वेश्चंस में डाउट है या रिवाइज करने हैं डिटेल में, फटाफट से वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली यही वाला थंबनेल लगा हुआ है उस वीडियो पे, तो वो वीडियो फटाफट से ओपन कर लीजिए और ये सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। So that's all for this unit, that is unit 3 of database management system. अब हम आ जाते हैं हमारी लास्ट यूनिट पर, that is unit 4 web applications and security. So finally now our last unit, that is unit 4 web applications and security. इसमें हमारा जो सेशन 1 है, that is working with accessibility options. अगेन दिस सेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें से आपका क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। स्पेशली जो आपकी टाइप्स ऑफ कीज हैं, लाइक फिल्टर कीज, माउस कीज, काफी सारी कीज हैं, उनको भी आप अच्छे से कर लेना। अब देखो कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी क्या कहता है, इट रेफर्स टू द यूजर फ्रेंडलीनेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटी। मीन्स अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन भी है या फिर कोई स्पेशल पर्सन भी है, तो उनके लिए भी मुझे जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको यूजर फ्रेंडली बनाना, लाइक अगर कोई सुन नहीं सकता अच्छे से, जिसके ब्लड विजन है, वो भी अच्छे से इन डिवाइसेस को, इन टेक्नोलॉजी को यूज कर सके। तो बेसिकली वी आर हैविंग 4 टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लर्निंग डिसेबिलिटी या फिर फिजिकल और मोटर इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट, विजुअल मीन्स जिसको देखने में प्रॉब्लम हो,
इनएबिलिटी टू सी एंड रीड ड्यू टू ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम हो, कैटरेक्ट हो, तो ये सारी आपके किस में आती है, विजुअल एम्पेयरमेंट में। हियरिंग एम्पेयरमेंट, जिनको सुनने में प्रॉब्लम हो, इनएबिलिटी टू हियर बीप्स और अदर वार्निंग साउंड्स। फिजिकल मोटर और इम्पेयरमेंट से, जिनकी कुछ हैंड्स में, फिंगर्स में प्रॉब्लम हो, स्टिफ रहती हो या बिल्कुल हिलती रहती हो, हैंड ट्रेमर प्रॉब्लम हो, किसी भी डिजीज के थ्रू, वो आपके किसके अंडर आते हैं, फिजिकल इम्पेयरमेंट। कॉग्निटिव लर्निंग या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी, इनएबिलिटी टू रीड एंड कॉम्प्रिहेंड और डिफिकल्टी इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। जो मूवी है ना तारे जमीन पर, ठीक है, उसमें जो वो है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ईशान है उसका नेम शायद, तो उसमें जो उसको प्रॉब्लम होती है लड़के को, दैट इज द लर्निंग डिसेबिलिटी, इनएबिलिटी टू रीड एंड कॉम्प्रिहेंड और डिफिकल्टी इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और इसमें हम आ जाते हैं एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, आपको ये गिवन है, ये आपका विंडोज 7 में अगर हम बात करें तो स्टार्ट में जाके, कंट्रोल पैनल में जाके, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस में जाकर के वहां पर आता है। और विंडोज 10 की अगर मैं बात करूं तो सेटिंग्स में जाकर के ईज ऑफ एक्सेस का ऑप्शन आता है, ठीक है। ये आपकी कुछ कीज है, स्टिकी कीज, फिल्टर कीज, टॉगल कीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। स्टिकी कीज देखो क्या होती है, इट इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर, इसको हम यहाँ से पढ़ेंगे, सेकेंड पॉइंट। इट अलाउज द यूजर टू प्रेस एंड रिलीज अ मॉडिफायर की such as shift control alt or the windows key and have it remain active until any other key is pressed। मीन्स अगर जो कीज मैं कॉम्बिनेशन में यूज करती हूँ, लाइक मुझे कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट की प्रेस करनी है। अब अगर किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी, हैंड में प्रॉब्लम है, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट तीनों की साथ में प्रेस नहीं हो सकती है, तो अगर हम स्टिकी कीज के ऑप्शन को ऑन कर दें, ठीक है, तो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट वो वेट करेगा जब तक मैं कॉम्बिनेशन प्रेस ना कर दूं, ठीक है। पिछली वाली की आपकी क्या रहेगी, एक्टिव रहेगी। नेक्स्ट आता है मेरे पास फिल्टर कीज। फिल्टर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को फिल्टर करना, छानना। अब ये फिल्टर किसको करेगा, कीज को। अगेन अगर किसी को हैंड में प्रॉब्लम है, हैंड ट्रेमर है, ये हैंड बिल्कुल ऐसे हिलता रहता है, तो अगर मैं कोई सपोज अपना ही नेम लिख रही हूँ, एस बार बार प्रेस होगा, डब्ल्यू भी एक ही की बार बार प्रेस होती है, तो इसको ये क्या करता है, ये फिल्टर कर देता है। तो फिल्टर कीज इज द फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इट इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक्स, ठीक है। जिनको हैंड ट्रेमर प्रॉब्लम है उनके लिए टाइपिंग फिर इजी हो जाती है। इसमें आपकी या तो डेफिनेशन आ सकता है या फिर आ सकता है कि फिल्टर कीज या स्टिकी कीज किस कौन सी टाइप की इम्पेयरमेंट के लिए होता है। टॉगल कीज, टॉगल का मतलब क्या होता है, ऑन और ऑफ। अब जैसे मैं कैप्स लॉक की ऑन करूंगी, लाइट चलेगी, ब्लिंक होती है। तो अगर किसी को विजन इम्पेयरमेंट है, वो की नहीं दिख रही है कि कैप्स लॉक की ऑन है या ऑफ है, नम लॉक की ऑन है या ऑफ है, विजन इम्पेयरमेंट वालों के लिए होगा। तो अगर मैं टॉगल की इसको ऑन कर देती हूँ, तो जैसे मैं कैप्स लॉक की ऑन करूंगी तो एक बीप साउंड आती है, ठीक है, तो उसको पता लग जाता है कि भाई कैप्स लॉक की ऑन हो चुकी है। सिमिलरली जब मैं कैप्स लॉक की को दोबारा प्रेस करूंगी, वो ऑफ होगी, तो दोबारा से मेरे पास क्या आएगी, बीप साउंड आएगी। साउंड सेंट्री, जिसको ऑडिटरी सुनने में प्रॉब्लम हो उनके लिए यूज होता है। विजुअल वार्निंग्स मीन्स अब सपोज कोई बीप साउंड नहीं सुनाई दी किसी को, बिकॉज सुनने में प्रॉब्लम है, तो एक विजुअल वार्निंग आ जाती है स्क्रीन पर कि यहाँ पर आपके जो मीन्स जो भी बीप साउंड है उसकी जगह आपकी विजुअल वार्निंग्स आ जाती है। या बॉर्डर फ्लैश करने लग जाता है। हाई कंट्रास्ट आप सेट कर सकते हो, कर्सर के ऑप्शन सेट कर सकते हो, ठीक है, विड्थ कर्सर की चेंज कर सकते हो। माउस कीज मीन्स आप कीबोर्ड को एज अ माउस यूज कर सकते हो। दिस ऑप्शन यूजेस द कीबोर्ड, स्पेशली जो आपका न्यूमेरिक कीपैड होता है, अप डाउन लेफ्ट राइट, वो हम एज अ जो कीज हैं उसको हम एज अ माउस यूज कर सकते हैं। सीरियल कीज, जिसको दोनों में यूज करने में प्रॉब्लम हो, ना तो वो कीबोर्ड यूज कर सकते हैं ना तो वो माउस यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल से पफ एंड ब्रेथ स्विच आते हैं, उसके थ्रू हम अपना कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, तो हम अपना इसको कीबोर्ड और माउस को इसके थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन है मेरे पास, दैट इज अंडरस्टैंड नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। इसमें हमारे पास क्या होता है, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स में कंप्यूटर नेटवर्क देखते हैं क्या होता है। कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स मींस काफी सारे कंप्यूटर्स एक साथ मेरे पास कनेक्ट होते हैं, जिसके थ्रू मैं अपना डेटा को शेयर कर सकती हूँ, तो हम अपना एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। पीयर टू पीयर भी होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी होता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है, मीन्स कोई सेपरेट क्लाइंट और सर्वर मेरे पास नहीं होता। इट इज अ नेटवर्क इन विच कंप्यूटर्स शेयर डाटा डायरेक्टली विद ईच अदर विदाउट द नीड ऑफ सेंट्रल सर्वर। सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से डेटा शेयर कर सकते हैं, इसमें मेरे को क्लाइंट सर्वर की रिक्वायरमेंट मीन्स कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता, सारे के सारे कंप्यूटर्स क्लाइंट की तरह वर्क करते हैं। क्लाइंट सर्वर में मेरे पास एक सर्वर सिस्टम होता है, बाकी सारे कंप्यूटर्स क्लाइंट होते हैं। क्लाइंट जो है वो अपना सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे,
सर्वर इन रिटर्न उनके रिक्वेस्ट को क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में मेरे पास आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल पैन, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये बिल्कुल शॉर्ट रेंज के लिए होता है। अगर मुझे लाइक अपने मोबाइल फोन से लैपटॉप में डेटा ट्रांसफर करना हो, फ्रॉम वन मोबाइल फोन टू अनदर मोबाइल फोन, फ्रॉम माई लैपटॉप टू अनदर लैपटॉप, तो वहाँ पर आपका क्या यूज होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आता है मेरे पास लैन, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ कैंपस आप लोगों को कोई नेटवर्क क्रिएट करना हो, आप लोगों की कंप्यूटर लैब में होता है, वो आपका लैन होता है। नेक्स्ट आता है मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। विद इन अ सिटी जो आपका नेटवर्क होता है दैट इज मैन। और सबसे बड़ा नेटवर्क होता है मेरे पास वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। और इंटरनेट इस वैन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, फुल फॉर्म भी हमने डिस्कस कर लिया है, डिफरेंस आप देख सकते हो इसका। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आता है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, इट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। सारे के सारे कंप्यूटर्स आपस में वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड हैं। ठीक है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। डेली लाइफ में काफी हेल्पफुल रहता है। www वर्ल्ड वाइड वेब, या फिर आ जाए W3 वर्ल्ड वाइड वेब, W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब एब्रीविएटेड एज www और W3, ठीक है, कॉमनली नोन एज द वेब, या फिर सिंपल वेब लिखो तो भी किसकी बात हो रही है, वर्ल्ड वाइड वेब की। इसमें आपके हाइपरलिंक्ड इंटरलिंक्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट मेरे पास आता है वेब ब्राउजर और सर्वर। अब सपोज आपने गूगल क्रोम ओपन किया, या फिर मोजिला फायरफॉक्स ओपन किया, माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन किया, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ योर वेब ब्राउजर। ठीक है, वेब ब्राउजर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपना कोई भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। वेब सर्वर क्या होता है कि जहाँ पर ये सारा का सारा डेटा मेरा स्टोर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेब सर्वर। तो वेब ब्राउजर आपका क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, जिसके थ्रू आप अपने वेबसाइट्स को देख सकते हो। और वेब सर्वर एक काफी पावरफुल कंप्यूटर होता है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत फास्ट होती है, जिसमें सारे की सारी वेबसाइट का डेटा स्टोर रहता है, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं वेब ब्राउजर के थ्रू। और गूगल हमारा वेब ब्राउजर नहीं है, गूगल इज अ सर्च इंजन। दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। डेटा को हम शेयर कर सकते हैं, फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं, हार्डवेयर प्रिंटर वगैरह भी शेयर कर सकते हैं, इंटरनेट भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हमने बिल्कुल ब्रीफ में पढ़ेंगे। गेटिंग एक्सेस टू इंटरनेट, अगर मुझे इंटरनेट चाहिए हो तो सबसे पहले आईएसपी को कांटेक्ट करना पड़ता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, किस कंपनी का मुझे सिम चाहिए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आईएसपी। और मॉडम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, जो कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में, और वापस से डिजिटल सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, एनालॉग में। ये कुछ टाइप्स है मेरे पास जब मैं इंटरनेट कनेक्शन लेती हूँ। डायल अप कनेक्शन ले सकती हूँ, डीएसएल ले सकती हूँ। डीएसएल मीन्स डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। केबल इंटरनेट एक्सेस ले सकती हूँ, 3G ले सकती हूँ, 4G 5G आप ले सकते हो, वाईमैक्स वाईफाई, किस टाइप की आपको कनेक्टिविटी लेनी है। और ये हम आप इसको डिटेल में अगर चाहो तो वेब एप्लीकेशन और सिक्योरिटी वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, सारे पॉइंट्स वहाँ पर आपको ये डिटेल में मिल जाएंगे। ये हमारी फटाफट क्विक रिवीजन वाली वीडियो चल रही है। आई होप बोर नहीं हो रहे होंगे, सारे के सारे कंसेप्ट एकदम अच्छे से रिवाइज हो रहे होंगे। वाईमैक्स की हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी और माइक्रोवेव एक्सेस। लॉन्ग रेंज के लिए हमारे पास ये होता है। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फाइडेलिटी। नेक्स्ट है मेरे पास डेटा ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट। ये भी एक बार आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 5 मार्क्स में, हाउ डेटा इज ट्रांसफर्ड ओवर द इंटरनेट। तो आपका जब भी हम डेटा ट्रांसफर करते हैं इंटरनेट पे, वो आपका स्मॉल पीसेस, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होता है। उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, पैकेट, स्मॉल पीसेस को। ठीक है, तो एक पैकेट सेंड होता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। तो जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, सारे के सारे पैकेट्स वहां पर देखे जाते हैं, चेक होते हैं। अगर कोई पैकेट डैमेज होता है तो हम उसको सोर्स को बोलते हैं, वो रिसेंड करता है, और ये सारे के सारे पैकेट्स असेंबल होते हैं दोबारा से, और फिर वो डेटा मेरे पास ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। ये सारा काम इतनी फटाफट होता है विद इन सेकेंड्स कि आपको पता ही नहीं लगता कब आपका डेटा पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड हुआ, ट्रांसफर हुआ, कब रिसेंड हुआ, कब असेंबल हुआ। नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है, ये तो आप बहुत यूज करते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। अगर मुझे इंटरनेट के थ्रू कोई भी मैसेज सेंड करना है, कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स डेफिनेशन के फॉर्म में आ सकता है। डैश इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट हो रहा है, ठीक है, तो दैट मीन्स आपका क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग। आप अपना कोई भी फाइल ट्रांसफर कर सकते हो, ऑडियो चैट कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, कोई भी फाइल सेंड कर सकते हो। ठीक है, और ये हमारा इसके कुछ फीचर्स हो गए। टेक्स्ट मैसेजेस आप सेंड कर सकते हो एक या एक से ज़्यादा पर्सन को,
ऑडियो कॉल या कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, कोई भी अपना फाइल को ट्रांसफर हम कर सकते हैं। मैसेज की हिस्ट्री भी सेव हो सकती है सो दैट इन फ्यूचर अगर मुझे एक्सेस करना हो तो हम अपना जो भी चैट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई भी इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रही हूँ तो उस पर अकाउंट क्रिएट करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल लाइक व्हाट्सएप इज योर इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। अगर मुझे किसी दूसरे पर्सन से व्हाट्सएप पर बात करनी है तो उसके लिए भी उसका पर्सन का व्हाट्सएप पर अकाउंट होना मैंडेटरी है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस आपकी दो टाइप्स की होती है, एप्लीकेशन बेस्ड और वेब बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड क्या कहता है, आप इसको डाउनलोड करो और इंस्टॉल करो फिर इसको यूज करो, ठीक है, लाइक गूगल टॉक, याहू मैसेंजर, स्काइप, विंडोज लाइव मैसेंजर। और वेब बेस्ड क्या कहती है कि आप सिंपल ब्राउजर में जाकर के ही इसको आप यूज कर सकते हो, या कोई भी वेब ब्राउजर ओपन करो आप वहीं पर इनको यूज कर सकते हो। लाइक अगर मैं बात करूं गूगल टॉक की तो अब गूगल टॉक तो नहीं है, हैंगआउट्स हो गया, आपकी गूगल मीट हो गया, ठीक है। गूगल मीट को जब मैं अगर स्पेशल डाउनलोड करके इंस्टॉल ना करूं तब भी मैं डायरेक्ट अपना वेब ब्राउजर ओपन करूं तो मैं अपना हैंगआउट के थ्रू बात कर सकती हूँ, ठीक है। और या फिर अगर मेरा मीट के थ्रू बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जूम की तो वो मुझे डाउनलोड भी करना पड़ता है, इंस्टॉल भी करना पड़ता है, तो वो आपका एप्लीकेशन बेस्ड हो गया। क्रिएट एन इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट, ये आपका जीटॉक के थ्रू स्टडी मटेरियल में गिवन है, और जीटॉक जहां तक मेरी नॉलेज है अब ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो इस पार्ट को आप देख लेना, सारे स्टेप्स हैं, बहुत अच्छे से पता है कि ग्रीन सिग्नल होता है दैट मीन्स वो ऑनलाइन है, आप उससे चैट कर सकते हो। चैटिंग विद अ गूगल टॉक, ठीक है, ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं कि आप किस चैटिंग तो डेली करते हो, ठीक है। ये कुछ रूल्स और एटिकेट्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए व्हाइल चैटिंग। मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, इतने बड़े बड़े मैसेजेस नहीं लिखने चाहिए, शॉर्ट हो, टू द पॉइंट हो। ऑलवेज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बाय नेम इफ योर स्क्रीन नेम डजंट रिफ्लेक्ट इट, मीन्स अगर आप किसी पर्सन को मैसेज कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपका नंबर उनके पास सेव नहीं है, तो फर्स्ट ट्राई टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि आप ये बोल रहे हो, यहाँ से बोल रहे हो, आपको ये काम है उनसे। ऑलवेज आस्क इफ द अदर पर्सन हैज टाइम टू चैट फर्स्ट। आप लोग क्या करते हो, मैसेज भेजा, अगेन अगेन यू आर सेंडिंग और सामने से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, आप सोचते हो कि भाई बस पता नहीं क्यों नहीं रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। मेक श्योर आप सामने वाले से पूछो जिससे आप बात करें उसके पास आपसे बात करने के लिए टाइम है या फिर नहीं है। और इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डिस्कस। और अगर आप अपना सारा का सारा मैसेज अपर केस में टाइप करो तो इट इज कंसीडर टू बी शाउटिंग, वेरी एग्रेसिव एंड रूड। तो मेक श्योर कि जब भी आप किसी से टाइपिंग के थ्रू, चैटिंग के थ्रू बात कर रहे हैं तो आप सारा का सारा मैसेज अपर केस में टाइप ना करो। गिव पीपल टाइम टू रिस्पॉन्ड, अगर आपने किसी को मैसेज किया है तो उसको टाइम दो सामने वाले को कि वो आपके मैसेज को पढ़ सके, समझ सके और फिर उसको रिस्पॉन्ड करे। नेक्स्ट है जीमेल पे किस तरीके से चैट करना है, ये सब तो आप लोग डेली करते हो तो ये हम इसको स्किप कर देते हैं। क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस और ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है, डिस्कशन स्टाइल है, ठीक है। इसको कोई भी नॉन टेक्निकल, टेक्निकल पर्सन दोनों यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन पर्सनल डायरी आप इसको कह सकते हो। वेबसाइट जो बहुत लार्ज स्केल पर होती है, बट अगर मेरे को ब्लॉग बनाने मैं स्मॉल स्केल पर अपना बना सकती हूँ, ठीक है। ये कुछ वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग wordpress.com, blogger.com, blog.com, weebly.com, blogsome.com, ठीक है। इसमें आपको स्टेप्स दे रखे हैं कि वर्डप्रेस पर हम किस तरीके से अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। और अब मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस, यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स। हमारे जो ब्लॉग्स हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऑनलाइन भी हैं कि आपका इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव हो फिर आप अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स भी मेरे पास हैं। ऑफलाइन देखो, अगर मैं कुछ ब्लॉग पब्लिश कर रही हूँ ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा काम ही ऑफलाइन हो जाएगा। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स मुझे क्या कहते हैं कि आप अपना जो भी कुछ प्रिपेयर करना है वेबसाइट ब्लॉग, वो आप अपना मीन्स विदाउट इंटरनेट कनेक्शन उसको प्रिपेयर कर सकते हो, बट जब आप उसको लाइव करना है तो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। इफ यू डोंट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन you can create blogs using blog application and publish the blog whenever internet connectivity is available। प्रिपेयर कर सकते हो ऑफलाइन, पर जब आप उसको पब्लिश करना है तो वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड रहेगी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर के, लाइक क्यूमैना, विंडोज लाइव राइटर और ब्लॉगडेस्क। यहाँ पर आपको बता रखा है क्यूमैना के थ्रू हम लोग किस तरीके से अपना ऑफलाइन ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। ये भी हम बहुत इजीली, आपको पता ही है कि जब भी हम ट्रांसफर करते हैं अपना मनी इंटरनेट के थ्रू तो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते टाइम। HTTPS होना चाहिए एड्रेस बार में, पैडलॉक सिंबल होना चाहिए, आपको चेक करना है। एडवांटेजेस क्या रहती है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, कन्वीनियंस है, आप रात को 2 बजे भी शॉपिंग कर सकते हो,
ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, चलो तो लो रिस्क ऑफ थ्रेट, आपको मार्केट में इतना सारा कैश लेकर के नहीं जाना पड़ता, ट्रांजैक्शन इजीली हो जाती है। अगर आप 50,000 की भी कोई परचेजिंग करो, रुपीस नहीं काउंट करने पड़ रहे हैं मुझे, ठीक है, आप वो बटन प्रेस करो 50,000, वो बस आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। ऑनलाइन शॉपिंग आपको पता है कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम्स परचेज कर रहे हो, कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हो विद हेल्प ऑफ इंटरनेट, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जा करके, तो आपका इसका एग्जाम्पल होएगा ऑनलाइन शॉपिंग का। नेक्स्ट है हमारे पास IRCTC। अगर मुझे कोई भी टिकट बुक करनी हो, हम IRCTC का यूज़ करते हैं, कोई भी फ्लाइट की या ट्रेन की। फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट्स को बाय करना हो। eBay अगर आपको बाय और सेल करने हो। रेड बस अगर आपको कोई बस की टिकट बुक करनी हो ऑनलाइन, तो हम कौन सी वेबसाइट का यूज़ करते हैं? रेड बस। ये ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स के इसी के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, जब भी हम कुछ परचेज करते हैं तो यू विल नीड अ वैलिड क्रेडिट कार्ड चाहिए, डेबिट कार्ड चाहिए, ठीक है। नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो या फिर आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो। इसमें आपको एग्जांपल गिवन है कि अगर आप फ्लिपकार्ट के थ्रू अपना ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप फ्लिपकार्ट को ओपन करोगे, ठीक है। यहाँ पर सर्च प्रोडक्ट में जाकर के अपना जो भी प्रोडक्ट आपने सर्च करना है, परचेज करना है, वो सर्च कर दोगे, ठीक है। या फिर आप पहले साइन अप कर सकते हो, या फिर ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉग इन भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से हम साइन अप कर लेंगे, मोबाइल नंबर एंटर डालोगे, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपको सपोज मोबाइल फ़ोन परचेज करना है, वो लिख दोगे, फिर उसको आप परचेज कर लोगे। मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर दोगे, ठीक है, तो अपना एड्रेस वगैरह फिल कर दोगे। इस तरीके से आप अपना ऑनलाइन कुछ भी परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है IRCTC की, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये क्या है कि अगर आपको कुछ बुकिंग करनी हो, ट्रेन के टिकट्स, क्या रेल टिकट्स, एयरलाइन टिकट्स, तो आप यहाँ पर अपना IRCTC ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ पर आप अपना टिकट बुक कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनेट सिक्योरिटी, ठीक है। फटाफट से रिवीजन चल रही है, आई होप सारे कंसेप्ट्स आपके रिवाइज हो रहे होंगे। और अगर किसी भी टॉपिक की डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आई रिक्वेस्ट यू फटाफट से उसी पर्टिकुलर चैप्टर की प्लेलिस्ट को फटाफट से देख लो और वो कंसेप्ट एकदम से क्लियर कर लो। इंटरनेट सिक्योरिटी में क्या है कि आपका जो इंटरनेट काफ़ी उस पर काफ़ी अटैक होते रहते हैं, उसको मुझे अपने डेटा को सिक्योर किस तरीके से करना है। तो मैं अपना पासवर्ड सिक्योर रख सकती हूँ, एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकती हूँ, फायरवॉल इंस्टॉल कर सकती हूँ, एंटीवायरस को अपडेट रखना है, तो इस काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू मैं अपना डेटा जो है वो सिक्योर कर सकती हूँ। और एनक्रिप्ट कर सकते हैं हम अपने डेटा को, पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करनी है, ट्रांजेक्शन सिक्योर करनी है, HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू ट्रांजेक्शन करनी है, एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। जिन यूजर्स को आप नहीं जानते उनके मेल को मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करना है। टाइम टू टाइम अपने ब्राउजर की हिस्ट्री डिलीट कर दो, कुकीज़ को डिलीट कर दो, कैश फाइल्स को रिमूव कर दो, फायरवॉल इंस्टॉल करना चाहिए। और नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्सेज, कोई भी क्रैक्ड वर्जन नहीं इंस्टॉल करना चाहिए। कोई भी अनवांटेड या अननोन सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हैं, कंट्रोल पैनल में जाकर के सारे रिमूव कर दो, ठीक है। और ये आपको गिवन है कि आपके जो सिस्टम की डेटा है ब्राउजर का, उसको किस तरीके से क्लियर करना है। और ये आपको सारे के सारे स्टेप्स गिवन है कि आपको अपना डेटा किस तरीके से क्लियर करना है। सारा का सारा कर सकते हो, फास्ट 7 डेज का कर सकते हो, 24 आवर्स का कर सकते हो, इस तरीके से। अब हमारा आ जाता है कुछ बेसिक टॉपिक्स है, मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी, कि जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर आप अपना कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स गिवन है सेफ्टी रूल्स के, फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फॉल्स एंड स्लिप्स, यूज ऑफ फर्स्ट एड आपको कैसे यूज करना है। तो फर्स्ट पॉइंट आते हैं हमारे पास, दैट इज फायर सेफ्टी। इस फायर सेफ्टी रूल्स में हम ये लिख सकते हैं लाइक फायर एस्केप प्लान्स हम इंस्टॉल कर सकते हैं प्रॉपर लेवल पर, स्मोक अलार्म्स मस्ट बी प्लेस्ड एट प्रॉपर लेवल, कीप द वर्क प्लेस नो स्मोकिंग जोन, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए वहाँ पर, कंडक्ट रेगुलर ड्रिल्स। फॉल्स एंड स्लिप मीन्स अगर कोई गिर के फिसल के गिर जाता है तो क्या क्या सेफ्टी रूल्स हम फॉलो कर सकते हैं। वर्कप्लेस मस्ट बी प्रॉपर वेंटिलेटेड टू रिसीव लाइट, मीन्स अंधेरा ना हो, उसमें प्रॉपर लाइटनिंग हो, ठीक है, सनलाइट भी आ सके सो दैट प्रॉपर रोशनी हो वहाँ पर। ऑयल स्पिल्स डस्ट मस्ट बी इमीडिएटली क्लीन, अगर कहीं पर कुछ ऑयल गिर जाता है, पानी गिर जाता है, कुछ डस्ट है, तो उसको टाइमली हमें प्रॉपर इमीडिएटली क्लीन कर देना चाहिए। कीप द मूविंग एरिया क्लीन एंड क्लटर फ्री, फ्लोर्स मस्ट बी क्लीन एंड ड्राई सो दैट कोई फिसल के गिर ना जाए, एंड वियर नॉन स्लिपरी फुटवेयर।
और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, कि जो भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो किसी तरीके से थोड़े बहुत भी डैमेज हैं, तो आपको उसे टाइमली रिप्लेस कर देना चाहिए। और वही आपको जो ISI मार्क इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वही यूज़ करने चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास आता है यूज़ ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड आप सभी को पता ही है क्या है, इसकी भी डेफिनेशन मेरे पास आ सकती है एग्जाम में या फिर फिलअप की फॉर्म में। First aid is the immediate assistance provided to the injured to save life and minimize health loss till the proper medical aid or facility is provided। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपकी फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। आप लोगों ने भी देखा होगा, जैसे आप लोगों की स्कूल बस है उसमें भी एक फर्स्ट एड किट वहाँ पर रहती है टू प्रोवाइड इमीडिएट असिस्टेंस। किट मस्ट हैव ऑल नेसेसरी आइटम्स, टाइम टू टाइम उसको चेक करना है, जो आपकी एक्सपायर मेडिसिन है उसको हमें वहाँ से हटा देना चाहिए। ये आपके कुछ फर्स्ट एड के रूल्स हैं। एश्योर द इंजर्ड टू रिमेन काम एंड नॉट टू पैनिक। अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उसको, जो आपका इंजर्ड पर्सन है उसको दिलासा दिलाएं कि काम रहे, वो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कीप देम वार्म इफ दे आर अंडर शॉक। डू नॉट मूव द विक्टिम इन केस ऑफ बैक और नेक इंजरी। अगर किसी विक्टिम को बैक में या नेक में इंजरी हुई है उसको आपको वहां से मूव करने की जरूरत नहीं है। डू नॉट अटेम्प्ट टू मच, डू द मिनिमम दैट इज एसेंशियल टू सेव लाइफ। अपने आप में जब तक आप डॉक्टर नहीं हो, डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं करनी है, ठीक है। सिर्फ आपको जो मिनिमम आप कर सकते हो उस टाइम पर, वो आपको उसकी लाइफ को सेव करने की जरूरी है, वो आपको करना चाहिए। अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है कहीं पर, आप उसको रोक सकते हो। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या होते हैं कि जहाँ पर आप काम कर रहे हो, ठीक है। अगर सपोज किसी कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, केमिकल फैक्ट्री में, वहां पर उस पर कोई केमिकल गिर जाता है तो वो आपका ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के अंदर आता है। एंड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड इज द इलनेस वन में एक्वायर्ड ड्यू टू इज ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन पे काम करते टाइम उसी से रिलेटेड कोई आपको इंजरी हुई है, इलनेस हुई है, तो दैट इज कम्स अंडर द ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसी। देखो डिफरेंस रहता है मेरे पास एक्सीडेंट और इमरजेंसी में। एन एक्सीडेंट इज एन अनप्लान्ड इवेंट, अपने आप हो जाता है, ऑल ऑफ सडन, हमें एकदम से नहीं पता लगता। दैट में हैपन ऑल ऑफ अ सडन एंड मे लीड टू अनवांटेड और अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स और आउटकम। टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट, आप एक्सीडेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कुछ भी मीन्स लाइक कार और बाइक का एक्सीडेंट हो गया। स्लिप एंड फॉल भी एक टाइप का एक्सीडेंट है। इंडस्ट्रियल डिजीज हो गया, इलनेस हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, क्लिनिकल एक्सीडेंट, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट, ये सारे आपके एक्सीडेंट के टाइप्स हैं। अब मुझे एक्सीडेंट्स को अच्छे से हैंडल भी करना आना चाहिए। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स, SOPs फॉर एक्सीडेंट हैंडलिंग। सेफ्टी मेजर्स मस्ट बी प्लेस टू प्रिवेंट वर्कप्लेस एक्सीडेंट, कि वर्कप्लेस एरिया में एटलीस्ट एक्सीडेंट ना हो। इमीडिएटली कॉल द मेडिकल टीम अगर कोई इंजरी हो जाती है। और इमरजेंसी ड्रिल मुझे टाइम टू टाइम करना चाहिए। स्टे अलर्ट मुझे रहना चाहिए। इमरजेंसी क्या होती है? अब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन तो अकर हो चुकी है, अब उसके बाद जो मुझे इमीडिएट अटेंशन या असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है तो वहां पर उसको क्या बोलते हैं? इमरजेंसी। इमरजेंसी सिचुएशन इज वन दैट थ्रेटन्स द एम्प्लॉयज और कस्टमर्स और द पब्लिक्स। और यहाँ पर आपको इमरजेंसी की कुछ पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। फायर, टेररिस्ट अटैक, ड्रॉट्स, पेंडेमिक्स, लीकेज ऑफ सम हैजार्ड्स, गैस, फ्लड्स, थंडरस्टॉर्म्स, केमिकल स्पिल्स, ये सारे आपके इमरजेंसी के टाइप्स हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क, ठीक है। हैजार्ड क्या हो गया? एनीथिंग दैट इज द सोर्स ऑफ एनी पोटेंशियल हार्म, जिसकी वजह से वो हार्म हुआ है ना, और एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल लॉस ऑफ हेल्थ, उसको हम क्या बोलते हैं? हैजार्ड। हैजार्ड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री या फिर एनवायरनमेंट जहाँ पर वो आपका एम्प्लॉय वर्क कर रहा है। फिजिकल हैजार्ड हो सकता है, केमिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड और मैकेनिकल हैजार्ड, ठीक है। सोर्सेज ऑफ हैजार्ड, कहाँ से हैजार्ड हो सकता है, ये आपके कुछ पॉइंट्स गिवन है यहाँ पर। और अब हम आ जाते हैं इवैक्यूएशन। वर्क प्लेस इवैक्यूएशन, ये इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ इमरजेंसी देयर शुड बी प्रोविजन फॉर इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन मीन्स कि ऑल ऑफ सडन कुछ हो गया, आपको उस प्लेस को एकदम से खाली करना है। प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग अ प्लेस इन केस ऑफ एन इमरजेंसी डिजास्टर। और इवैक्यूएशन पॉलिसी क्या कहती है? Every company must ensure following points for evacuation in case of an emergency. Every organization must have an evacuation policy. All the team leaders are responsible for, जितने भी टीम लीडर्स होंगे वो मीन्स, मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, मैं कुछ उनके ग्रुप्स बना दूंगी। हर एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ का मेरे पास क्या होगा? एक टीम लीडर होगा। तो टीम लीडर क्या करेगा? सबको बताएगा कि क्या क्या आपको इवैक्यूएशन पॉलिसी है, किस तरीके से आपको फॉलो करना है। नेग्लिजेंस एट दिस टाइम में कॉस्ट लाइव्स लेटर ऑन।
ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ डेजिग्नेटेड असेंबली पॉइंट होना चाहिए कि अगर मुझे एकदम से सारा का सारा वो कोई भी एरिया है वो खाली करना है तो मुझे वो सारा असेंबल कहाँ पर होंगे। और एंश्योर दैट एवरी एम्प्लॉय और वर्कर मस्ट नो वेयर इट इज, वो जो इवैक्यूएशन मीन्स जो असेंबली पॉइंट है वो कहाँ पर है। बडी सिस्टम का पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। बडी सिस्टम, बडी मीन्स फ्रेंड को बोलते हैं, ठीक है। अब बडी सिस्टम फॉर इंडिविजुअल्स विद स्पेशल नीड्स और डिसेबिलिटीज मस्ट बी डेजिग्नेटेड। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो स्पेशल रिक्वायरमेंट इसको चाहिए या कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो उस डिसेबल्ड पर्सन के साथ मैं एक स्पेशल बडी असाइन कर दूंगी एज अ फ्रेंड। तो दिस सिस्टम इंश्योर्स दैट डिफरेंटली एबल्ड आर असिस्टेड। वो पर्सन जो जिसको हमने बडी बनाया है वो उसको प्रॉपर असिस्ट करेगा, गाइड करेगा कि उसको वहां तक उसकी ड्यूटी रहेगी कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी उसको असेंबली एरिया तक वहां पर लेकर के आना है। इफ यू आर बडी टू समवन, ensure that your body is safe at the assembly point with you. पीरियोडिक इवैक्यूएशन ड्रिल्स हमें टाइम टू टाइम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास हेल्दी लिविंग। हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड। अगर आप अच्छी डाइट लोगे, मॉर्निंग वॉक करोगे, आपका लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव वाइब्स ज़्यादा रहेंगे तो काम भी बहुत अच्छे से होगा। हेल्दी लाइफस्टाइल लीड्स टू हेल्दी बीइंग। हेल्दी लिविंग हैज अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन अ इंडिविजुअल, ठीक है। और अ हैप्पी एंड हेल्दी वर्कर विल ऑलवेज परफॉर्म बेस्ट टू हिज एबिलिटी। अगर आपके जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो ऑब्वियसली वो अपने काम में अपना बेस्ट जरूर देंगे। और हेल्दी लाइफस्टाइल में आपका क्या आता है? ईटिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अवॉइड ईटिंग जंक फूड्स, बहुत ऑयली स्पाइसी खाना अवॉइड करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स पता होनी चाहिए और साउंड स्लीप, नींद पूरी लेनी चाहिए। गोल होना चाहिए आपका एक माइंड में स्टेट, तो स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। तो इसी के साथ हमारा जो फटाफट क्विक रिवीजन की ये वीडियो थी दैट इज हम टू एन एंड नाउ। आई होप सारे के सारे पॉइंट्स आपको माइंड में एकदम सारे रिवाइज हो गए होंगे। ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल रही होगी क्विक रिवीजन की। फटाफट से इसी वीडियो को बाकी सभी ग्रुप्स में फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए सो दैट वो भी अपना लास्ट मिनट सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लें। और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना और डू मेंशन योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। पेपर एकदम अच्छे से फोड़ करके आना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।